नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है साझा संसार के संस्कृत की वैश्विक विरासत कार्यक्रम में। आज हम संस्कृत की जो वैश्विक विरासत है जो हमें मिली है हमारी भारत माता के थ्रू, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे कि हमारी संस्कृत के क्या महत्व है और ये हमारी जो अमूल्य धरोहर है इसके बारे में हम वार्ता करेंगे। तो हमारे मंच पर उपस्थित अतिथिगण है विजय जी राणा, आपको बहुत बहुत स्वागत है। और संपदानंद जी मिश्रा और राजेंद्र जी शर्मा, रामाजी तक्षक, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शशि जी, शोभा जी और योगेश जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो राजेंद्र जी शर्मा के बारे में मैं बताना चाहूंगी कि राजेंद्र जी शर्मा एक लेखक है, निदेशक है, छायाकार है और सिनेमा यांत्रिकी के विशेषज्ञ है। इनका अध्यापन रचनात्मक उत्कृष्टता संस्थान बालाजी मुंबई में हुआ है और इनका चर्चित काव्य जो कि आप सभी जानते होंगे रण अभिषेक है, ये उनका बहुत ही फेमस चर्चित काव्य रहा है। और विजय जी राणा जी के बारे में तो मैं क्या बताऊं, ये तो बहुत लंदन में मतलब इनका नाम ही चलता है, ऐसे कह सकते हैं। इनको आप कहें हिंदी, संस्कृत या चाहे कोई सी भी भाषा हो, हर क्षेत्र में आप विजय जी के बारे में पूछ सकते हैं कि ये क्या है। इनके बारे में बताना ऐसा होगा जैसे सूरज को दिया दिखाना। ज्यादा कर रही तो यहाँ पे इन्होंने बीबीसी में कार्य किया है और अभी ये फ्रीलांस पत्रकारिता करते हैं। और यहाँ पे 7 जो प्रधानमंत्री आए हैं लंदन में, जहाँ पे भी यहाँ पे बड़े जितने भी सेलिब्रिटीज आए हैं, चाहे वो पॉलिटिक्स से हो रिलेटेड हो या बॉलीवुड से, सबका इन्होंने साक्षात्कार ले चुके हैं ये। और इनकी डॉक्यूमेंट्री काफी आई हुई है। एक आपके विजय जी शायद वाराणसी के ऊपर आई थी, बहुत काशी की अमर कहानी जी, वो हाई कमीशन में हुई थी। जी 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 जी, बहुत अच्छी थी। मैं आप सबसे कहना चाहूंगी कि वो जरूर देखें, क्योंकि मैं हाई कमीशन में देख के आई थी। मुझे ये बहुत सौभाग्य प्राप्त हुआ था वो देखने का। और हमारे जो संपदानंद जी मिश्रा हैं उनके बारे में कि उनको वो संस्कृत साहित्य से इतने अच्छे से जुड़े हुए हैं कि उनको संस्कृत साहित्य की सेवा के लिए काफी पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। उन्हें 2014 में संस्कृति मंत्रालय सरकार ऑफ इंडिया ने डॉक्टर मिश्रा को वैदिक आर्ट ऑफ मल्टीपल कंस्ट्रक्शन पर अपना शोध करने के लिए सीनियर फेलोशिप अवार्ड से सम्मानित किया था। मुझे ये जानकर बहुत खुशी है संपदानंद जी जो बाल साहित्य के लिए भी कार्य कर रहे हैं, वो भी संस्कृत के लिए। ये मैं बहुत बहुत आभारी हूँ इस चीज के लिए उनके लिए कि वो बच्चों के लिए कुछ कर रहे हैं। तो 2017 में जूनियर चैम्बर इंटरनेशनल इंडिया से इनको संस्कृत भाषा और साहित्य में योगदान के लिए साहित्यिक उत्कृष्टता पुरस्कार प्राप्त हुआ था। और उनकी पुस्तक शनैः शनैः ए बुक ऑफ राइमिंग सॉन्ग्स, जो मैंने अभी बताया आप लोगों को संस्कृत के लिए, संस्कृत फॉर चिल्ड्रन के लिए 2018 के लिए केंद्रीय साहित्य अकादमी से सम्मानित किया गया है। फिर इनको रीथिंक इंडिया ऑर्गेनाइजेशन द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय रिकॉग्निशन ऑफ री इंजीनियरिंग इंडिया 2020 से सम्मानित किया गया था। तो आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई हमारी तरफ से कि आपको इतने सारे पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं और आप संस्कृत के लिए बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। अभी मैं बात करना चाहूंगी रामाजी तक्षक, जो कि साझा संसार के हम कह सकते हैं ये वैश्विक विरासत की जो धरोहर है, ये इसको आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। इन्होंने हर्बल मेडिसिन में डॉक्टर आंध्र प्रदेश से किया है और इन्होंने विश्व हिंदी सम्मेलन जो कि 1983 में हुआ था उसमें इन्होंने भाग लिया और विदेशी साहित्य पुरस्कार प्राप्त किया। और अभी ये नीदरलैंड में रह रहे हैं। ये पत्रकार है, फिल्म निर्माता है और राजनीतिक विश्लेषक है। तो मैं आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और एक मिनट, हाँ जी, और संस्कृत के बारे में बताना चाहूंगी कि संस्कृत जो है ये अभी हमारा भारत है जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। और आजादी के 70 वर्ष बाद अब देश की जनता वास्तव में महसूस कर रही है कि अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति के बाद हम अपने लोगों द्वारा जो शासन प्रणाली प्रचलित थी वह कितनी कारगर सिद्ध हुई है। अपनी प्राचीन संस्कृति, समृद्ध परंपरा और अथाह वांग्मय से युक्त संस्कृत भाषा के समवेत रूप में भारत विश्व गुरु था। तो हम अपनी जो धरोहर है, जो गौरव में ठाती है, इसके रूप
मतलब इसको हम आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं कि जो हमारे मन में एक कुंठा थी हमेशा से कि केवल अंग्रेजी ही एक भाषा है, तो हमने अंग्रेजी भाषा को पीछे छोड़ के हिंदी को भी पीछे छोड़ के भी हम क्या है संस्कृत की तरफ जा रहे हैं। हो गया। कि विदेशों में भी संस्कृत भाषा का इतना ज्यादा है कि यहाँ पे आप देखिए छोटे छोटे बच्चे भी हैं, वो श्लोका मंत्र उच्चारण इतने अच्छे से करते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते कि अभी हमारा जो ये जो भारत देश है इसकी भाषा इतनी मतलब समृद्ध हो जाएगी और आगे चलकर मुझे लगता बहुत ही आगे संस्कृत भाषा का और भी ज्यादा विकास होगा। तो मैं अभी मंच पर हमारे अतिथिगण को बुलाती हूँ, उससे पहले एक मैं मंत्र बताना चाहती हूँ। वो क्योंकि हम हर कार्य करते हैं तो हम शुरुआत करते हैं, कहाँ से करते हैं, हम शुरुआत करते हैं गणेश जी के मंत्र से। तो मैं चाहूंगी कि एक गणेश जी का एक मंत्र है वो आप लोगों के साथ साझा कर सकूं, तो मुझे वो मंत्र साझा करने की। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ। धन्यवाद, आशा करती हूँ आपको श्लोक अच्छा लगा होगा। और अभी हमारे मंच पे अतिथिगण उपस्थित हैं, तो मैं मंच सौंपती हूँ हमारे जो साझा संसार के हैं रामाजी तक्षक। रामाजी तक्षक, आपका मंच पर बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। इंदु जी बहुत बहुत आभार आपका। आपने हम सबका परिचय तो दे दिया, लेकिन आप अपना परिचय बताना भूल गई, तो मैं उस कार्य को मैं पूरा कर देता हूँ। इंदु जी बारेठ जो हैं वो राजस्थान अलवर से हैं और आपने हिंदी, संस्कृत तथा कंप्यूटर विज्ञान में स्नातकोत्तर हैं। आपने एक्यूप्रेशर में एमडी की हुई है, साथ ही साथ आप संस्कृत में पीएचडी हैं और कालिदास काव्य दर्शन पर आपने शोध कार्य किया है। यूके से आपने अंग्रेजी, गणित तथा शिक्षण सहायक सर्टिफिकेशन भी आपने लिया हुआ है। आप गुरुकुल यूके के नाम से एक संस्था चलाती हैं, जिसमें आप हम सबको आप पर बहुत बड़ा गर्व है कि उसमें लगभग 100 बच्चे पढ़ रहे हैं। ये एक आपकी बहुत बड़ी उपलब्धि है और जितना इस बात को सराहा जाए कम है। साथ ही साथ आपने गुरुकुल यूके भारत तथा प्रवासियों में भाषा को लेकर भारतीय डायस्पोरा के अंतर्गत भी आप एक सेतु का काम कर रही हैं। आपको कई सम्मान मिल चुके हैं, जिनमें हिंदी शिक्षण के लिए भारतीय उच्चायोग द्वारा गिलक्रिस्ट पुरस्कार भी आपको मिल चुका है। आपकी बहुत सी रचनाएं बहुत सारी पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुकी हैं। और एक जो सबसे बड़ी बात जो मैंने बताई कि आपके पास इस समय लगभग 100 बच्चे पढ़ रहे हैं, संस्कृत और बाल भूमिका विषय पर आपकी जितनी अभिरुचि है वो देखने, समझने और चर्चा करने लायक है। तो इसी के साथ साथ मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ इंदु जी। और अब मैं आता हूँ अपने मुख्य विषय पर जो आज का है। मैं पुनः एक बार साझा संसार की ओर से श्री संपदानंद मिश्रा जी का बहुत ऋणी हूँ। साझा संसार बहुत ऋणी है। आपने हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया और आज हम यहाँ उपस्थित हैं और आपका सानिध्य और आपका मार्गदर्शन पूरे भारतवर्ष को इसी तरीके से मिलता रहे, यही हमारी कामना है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही जैसा कि मेरे सहयोगी विजय राणा जी हैं, विजय राणा जी का मार्गदर्शन भी हमें बहुत समय से मिलता रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। राजेंद्र शर्मा जी के बारे में बताई चुकी हैं और मैं सभी को सभी श्रोताओं का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं और सभी का अभिनंदन है इस मंच पर। आप सभी लोग संस्कृत की बात को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ आज हमारे साथ उपस्थित हैं, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। मेरे लिए एक छोटी सी बात पिछले वर्ष रही 3 जून को, उस दिन एक छोटा सा संस्कृत ऐप लिटिल गुरु के नाम से किया गया था भारतीय दूतावास द्वारा। मुझे भी वक्ता के रूप में बोलने का अवसर मिला था और एक भारतीय दर्शन का छात्र होने के नाते मैंने ये देखा है
कि कहाँ एक यात्रा जो चारवाक दर्शन के यावेत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, इन दो पंक्तियों ने भारतीय ऋषियों के सामने, भारतीय विचारकों के सामने, चिंतकों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती रखती थी कि क्या हमारा जीवन केवल खाने पीने तक सीमित है या उसकी राह और भी आगे है। और आप ये देखेंगे कि इस चुनौती ने बहुत बड़ा काम किया। इस चुनौती ने हमें इतना बड़ा काम किया कि संस्कृत ने आगे चल करके ये कहा कि अहम ब्रह्मास्मि, चेतना के जगत की ये यात्रा या ये कह देना अहम ब्रह्मास्मि, ये मानवता के शीर्ष शिखर पर पहुंच है। और इसी के साथ साथ आप ये देखते होंगे कि वर्तमान समय में माडोना जो कि अमेरिकन पॉप सिंगर हैं, उन्होंने भी बीबीसी के माध्यम से, बीबीसी ने अरेंज किया बनारस से किसी संस्थान से, और उन्होंने संस्कृत सीखी। ये एक बहुत बड़ी बात है कि एक पॉप सिंगर जिसको किसी बात की आवश्यकता नहीं है, जो अपने आप में बहुत संपन्न है और उसके पास बहुत संपदा है, और उसके बावजूद उनकी जो ललक है संस्कृत सीखने की कि क्या ऐसा अधूरा है जो पूरा नहीं हो पाया, और वो क्षमता संस्कृत में है अहम ब्रह्मास्मि के रास्ते पर ले जाना। साथ ही साथ मैं आपको एक और बात बताऊंगा, वो बात है एकहार्ट टोले की। उनसे भी मेरा मिलना हुआ यहाँ 2008 में रोटरडम में। वो प्रोफेसर हैं और उन्होंने अपनी विश्वविद्यालय के काम को छोड़कर वो भारत की गलियों में, बनारस की गलियों में घूमे हैं, और आज वो, और उनके पास कोई पैसा नहीं था, वो बिल्कुल एक संत की तरह रहे हैं, साधु की तरह से रहे हैं, और आज दुनिया भर में वो अपने प्रवचन देते हैं, और उनके प्रत्येक प्रवचन में हर दूसरी तीसरी पंक्ति में संस्कृत का, ऋग्वेद का, कहीं उपनिषदों का कोई ना कोई श्लोक जरूर मिलता है। और इसके साथ आप ने ये भी देखा पढ़ा होगा कि टी.एस. एलियट जो एमिनेंट अपने संस्कृत के स्कॉलर थे, जिनको 1948 में नोबेल पुरस्कार मिला था लिटरेचर के लिए, उस व्यक्ति ने एक पोएम लिखी है द वेस्टलैंड, और उसका जो अंत किया है उन्होंने, वो ये लिख के किया है शांति शांति शांति। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि संस्कृत जो हमारे हाथों से छूट गई है, जिसमें जीवन का पूरा सार है, पूरी मानवता को संस्कृत और उसकी समझ को अपने जीवन में उतारने की स्वतंत्रता है, ये सिर्फ उन तक पहुंचने की बात है, उनमें एक ललक जगाने की बात है, और हमसे भी बहुत कुछ फिसल गया हाथ से। तो मैं सोचता हूँ कि हम इस तरह के आयोजन कर हमारी छूटी हुई संपदा को हम फिर ले लें, फिर अपने हाथ उठा लें और आगे बढ़ें। इसी के साथ साथ मैं पुनः आप सभी का आभार प्रकट करते हुए मंच सौंपता हूँ विजय राणा जी को। विजय राणा जी, मंच आपका। जी धन्यवाद रामा जी। रामा जी, एक बहुत अच्छी शुरुआत आपने की है संस्कृत की इस वैश्विक धरोहर को पुनर्जीवित करने की। और कई बार मैं जब सोचता हूँ कि अपने प्राचीन ग्रंथों को का जहाँ जहाँ भी रेफरेंस मुझे मिलता है इतिहास के अध्ययन के दौरान, तो मैं समझता हूँ, मुझे लगता है कि हमारी पीढ़ी बहुत एक तरह से दुर्भाग्यशाली पीढ़ी है, जो भारत के चिंतन से, भारत की सांस्कृतिक और साहित्यिक परंपरा से एक तरह से अनभिज्ञ हो गई थी। आजादी के बाद एक तरह का सांस्कृतिक पुनर्जागरण होना चाहिए था, लेकिन हुआ इसका उल्टा, क्योंकि पत्रकारिता मेरा व्यवसाय रहा है और मैं सबको देखता हूँ। तो जो मुझे कई बार ये महसूस होता है कि कहीं ना कहीं आजादी की लड़ाई, शायद महात्मा गांधी ने भी इस तरह कुछ संकेत दिए, ये अधूरी रह गई क्योंकि हम अपनी सभ्यता और संस्कृति से अनभिज्ञ रह गए। और अब जबकि मुझे कुछ जीवन में शोध करने का अवसर मिल रहा है, तो जो मैं देख रहा हूँ उसको देख करके खासी चिंता होती है। रोचक तथ्य मैं आपको ये बताऊं, मैं academia.org एक वेबसाइट है, उसको सब्सक्राइब करता हूं अपनी हिस्ट्री रिसर्च के लिए। उसमें दुनिया के लाखों रिसर्च पेपर है हर सब्जेक्ट के। तो उसमें संस्कृत को
जो अधिकांश हमारे जो इतिहासकार हैं और शोधकार हैं, खासतौर से वामपंथी रुझान वाले, कई जगह वो संस्कृत को ब्राह्मणिकल लिटरेचर लिख रहे हैं। और ये एक कहना चाहिए कि ये जानबूझ करके एक राजनीतिक कुचक्र के तहत हो रहा है। इसी तरह से जो हिंदू धर्म है उसको ब्राह्मणिज्म या ब्राह्मणिकल रिलीजन के नाम से वो लिख रहा है। तो ये हमारी, यानी ये कह देना कि संस्कृत केवल ब्राह्मणों की भाषा थी और दुनिया में और किसी से लेना देना नहीं, बल्कि रोचक बात यह है कि हमारे जो दो महाकाव्य हैं उनके दोनों के रचयिता ब्राह्मण नहीं थे, रामायण और महाभारत। तो जिस तरह की चीजें संस्कृत के साथ हुई हैं आजादी के बाद, वो बड़ी दुखद बात है। और मुझे खुशी इस बात की होती है कि आज भी जब कोविड के इसका दौरान ये जूम की सुविधा हम लोगों को मिली, तो ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनसे शायद हमारा कभी संपर्क ना हो पाता, जिनमें रामाजी भी एक है, जो संस्कृत के बारे में इतने कहना चाहिए कि इतनी विनम्रता से, इतने भावभीने ढंग से और इतनी गहराई से सोचते हैं कि आओ इस दिशा में कुछ काम करें। और इसी प्रयास के तहत मेरा सौभाग्य है कि मुझे ऐसे ऐसे संस्कृत के विद्वानों से मिलने का मौका मिलता है। और आज इसी सौभाग्य की बेला में मैं संपदानंद जी मिश्रा जी से बात करूंगा, तो मेरे लिए तो बहुत सुखद और आत्मिक सुख का विषय है। संपदानंद जी, हम आपसे ये जो बातचीत है इसको दो भागों में करेंगे। पहले तो मैं आपके, क्योंकि ताकि हमारे जो दर्शक हैं वो जान सकें आपका कृतित्व क्या है, आपने किस तरह का काम किया है संस्कृत में, तो पहला जो इंटरव्यू का भाग होगा वो होगा परिचयात्मक, और दूसरा फिर हम संस्कृत की जो वैश्विक कहानी है, संस्कृत का विकास क्रम कैसे चलता है भारत में, उसकी चर्चा करेंगे। तो दो हिस्सों में हम लोग बात करेंगे। तो आइए मैं आपसे ही शुरू करता हूं कि निसंदेह संस्कृत के विद्वान हैं आप, और जो ऋषिहुड यूनिवर्सिटी है वहाँ राष्ट्रम स्कूल ऑफ पब्लिक लीडरशिप में आप संस्कृत के प्रोफेसर हैं। तो हमारे लिए ये बड़ा सौभाग्य का विषय है। मैं जानना चाहता हूँ कि संस्कृत में रुचि किस उम्र में लेनी शुरू हुई? क्या ये पारिवारिक परंपरा का हिस्सा था या आपकी अपनी स्वरुचि थी? जी, आप अनम्यूट कर लीजिएगा अपने आप को। जी सर, सर्वप्रथम मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं और आदरणीय रामा तक्षक जी, विजय राणा जी, इंदु जी, राजेंद्र शर्मा जी, आज मेरे लिए भी एक सुखद समय है कि हम कुछ संस्कृत को लेकर, संस्कृत के विरासत को लेकर, भारत को लेकर हम कुछ इसे बात करेंगे। जैसा आपने आदरणीय विजय जी आपने पूछा कि संस्कृत में रुचि कहाँ से, कब से पैदा हुई। जब भी इस विषय पर बात होती है तो एक ही जो उत्तर होता है मेरे पास कि मेरे दादाजी जो संस्कृत के बड़े विद्वान थे, पंडित परमानंद मिश्र, ज्यादातर हमारे घर परिवार में, ब्राह्मण के परिवार में जन्म होता है, वो बहुत ही ऑर्थोडॉक्स परिवार है। और हमारे परिवार में लगभग प्राय सभी को संस्कृत का कुछ ना कुछ ज्ञान है, और वह वातावरण भी है, पूजा पाठ भी चलता रहता है। बचपन से संस्कृत के मंत्रों को, श्लोकों को सुनते हुए, संस्कृत के कहानियों को सुनते हुए, संस्कृत में हर प्रकार के कहानियों को सुनते हुए दादाजी से, तो ये एक रुचि तो थी। पर मेरे दादाजी विशेष रूप से चाहते थे कि देश में, एक देश में जितने भी परिवार रहे, कोई एक सदस्य देश के लिए समर्पित होना चाहिए, उनका ये दृष्टिकोण था। तो उन्होंने हमारे परिवार से मुझे चुना था कि ये देश के लिए समर्पित होकर काम करेगा, और उनका हमेशा मेरे लिए ये उपदेश था कि संस्कृत का साथ कभी मत छोड़ना, और संस्कृत नाम
मतलब उसको अलग नहीं किया जा सकता है। और जैसा आपने कहा, आजकल के जो पीढ़ियां हैं उसमें संस्कृत के प्रति, देश के प्रति जो रुचि नहीं होती, थोड़ा सा इको आता है। मुझे लगता है दो गैजेट से अगर किसी ने ज्वाइन किया है तो कि आप एक गैजेट को ऑफ रखिए, माइक को ऑफ रखिए तो ठीक रहेगा शायद। तो उनका यही कहना का था कि देश के लिए हम समर्पित होए, कोई भी सदस्य एक परिवार से समर्पित होए। और जैसे आदरणीय विजय जी ने कहा था कि आजकल की जो युवा पीढ़ी है उसमें संस्कृत के प्रति, देश के प्रति वो वाली रुचि नहीं है जो होनी चाहिए। तो ऐसे में सौभाग्यशाली हूँ कि बचपन से मुझे ये संस्कार मिला और मेरे दादाजी जहां भी जाते थे मुझे साथ में लेके जाते थे। संस्कृत के खूब श्लोक रटाते थे और पुराण वगैरह बैठ के सुनाते थे और ज्योतिष सिखाए थे, तंत्र विद्या का भी कुछ रहस्य ज्ञान सिखाए थे। और बहुत ज्यादा दिन तक वो रह नहीं पाए। जब हमको सीखने का एक उम्र आया था और भी गहराई से हम सीखे, उस समय वो गुजर गए थे। परिवार में उनके बात को ध्यान में रखते हुए मैंने मेरी पढ़ाई भी पूरे संस्कृत में ही की। तो मेरे मैट्रिकुलेशन में थर्ड लैंग्वेज भी संस्कृत था और क्लास जो इंटरमीडिएट है वहाँ भी संस्कृत एक विषय था। ग्रेजुएशन में ऑनर्स भी संस्कृत था, एमए भी संस्कृत में किया, एमफिल भी संस्कृत में, पीएचडी भी संस्कृत में। और पूरा जीवन संस्कृत के लिए, देश के लिए समर्पित। और मेरा जो ग्रैंड विजन है, जो महान दृष्टि है मेरी, कि संस्कृत को बच्चों के पास पहुंचाना। जी, उसकी चर्चा हम अभी एक क्षण में करेंगे। मैं इससे पहले एक सवाल आपसे करना चाहूंगा। आप एक छोटे बच्चे थे, आपके दादाजी के आप साथ थे, तो कोई एक ऐसा अंतरंग क्षण बताइए जो दादा और प्रपौत्र के बीच में हुआ हो, जहां संस्कृत की उन्होंने कोई बहुत ही सारगर्भित बात आपको बताई हो। कोई ऐसी व्यक्तिगत याद जो नितांत व्यक्तिगत क्षण। जी, तो जब दादाजी जाते थे कहीं भी तो वो मुझे साथ में लेके जाते थे। कभी कभी मेरा अगर छुट्टी है, मैं विद्यालय नहीं जा रहा हूँ, 2-4 दिन के लिए छुट्टी है, तो वो बहुत मंदिर, मठ वहां पे जाते थे। मठाधीश लोग जो है उनसे मिलते थे और मुझे खूब श्लोक रटा के लेके जाते थे। और जैसे गांव से हमको पैदल चलकर जाना पड़ता था 8-10 किलोमीटर, तो वहां पे फिर हाईवे आता था, वहां पे जो बस स्टॉप है वहां पे रुकता था। फिर वो बस में मेरे दादाजी जो कंडक्टर है उसको पैसा नहीं देते थे। जब कंडक्टर आता था तो उसको मुझे खड़ा कर देते थे, बोले उसको एक आशीर्वाद श्लोक बोल के बोलो तुम और मैं आशीर्वाद कर देता हूँ। तो फिर वो बोलते थे कि देखो हम ब्राह्मण लोग हैं और ये ब्राह्मण के बच्चे हैं, तो ब्राह्मण लोगों से पैसा नहीं मांगा जाता है ब्राह्मण लोगों को आशीर्वाद के रूप में दक्षिणा दिया जाता है, तो हम तो दक्षिणा नहीं लेंगे तुम्हें, और टिकट की पैसा मत मांगो। इसे करके वो यात्रा करते थे। पर हम लोगों को थोड़ा शर्म आता था कि क्या करें, पर उनके मुंह के सामने कुछ नहीं बोल पाते थे। तो इसे ही फिर मुझे लेके जाते थे। और एक मुझे याद है कि एक चंडी खोल करके एक जगह है, वहां पे बाबा भैरवानंद जी थे। तो वो बाबा भैरवानंद जी से उतने प्रभावित थे मेरे दादाजी, बाबा भैरवानंद ही रखा था, जो मेरे पिताजी का नाम है बाबा भैरवानंद। तो हमारे और वहां पे लेके गए थे। वो बाबा जी से तो मेरा मिलना नहीं हुआ क्योंकि वो गुजर चुके थे, लेकिन उनके बाद जो गुरु थे वो थे। तो उनके पास लेके जाते थे, बोलते थे कि ये मेरा एक नाती है और वो आपके सामने सब जो मैंने सिखाया है, जो संस्कार दिया है, उसका प्रमाण आपके सामने में रखना चाहता था। तो वो मुझसे बहुत रटवाते थे। तो मैंने श्लोक बोला, तो श्लोक बोलने के बाद फिर उन्होंने बोला देखो ये छोटा सा बच्चा है, इतना श्लोक बोला, उसके पुरस्कार रूप में तो कुछ तो देना पड़ेगा आपको, तो आप
पकड़ा उसके हाथ में कुछ पुरस्कार के रूप में। तो हमें ये सारी चीजें शर्म आता था लेकिन वो एकदम स्पष्ट रूप में कॉन्फिडेंटली कहते थे, ताकि उसको हमको थोड़ा प्रोत्साहन मिले कि संस्कृत को हम और भी अच्छी तरह से सीखें और भी अच्छी तरह आगे बढ़ाएं। तो इस प्रकार के हमारा संबंध था। और हर चीज में मतलब वही एक बात बोलते थे हम हमेशा कि संस्कृत और स्वतंत्रता, उसको तो ऑलमोस्ट एवरी डे वो रिपीट करते थे। स्वतंत्र रूप से रहना, किसी का नौकर मत बनना, ये उनका था कि नौकरी मत करना, किसी का नौकर मत बनना, अपना गुरुकुल बना लेना पेट भरने के लिए, जहाँ पे आयुर्वेद पढ़ाओ, ज्योतिष शास्त्र पढ़ाओ और कर्मकांड पढ़ाओ। ये सारे वोकेशनल विषय होते हैं और उसे पैसा भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा और स्वतंत्रता के जीवन तुम जी सकते हो जैसे मैंने जिया है। और शायद क्योंकि आपको बचपन में ये धरोहर मिली थी और शायद इसीलिए आप बच्चों को ये धरोहर बांटना चाहते हैं। आपकी एक पुस्तक जिसे साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार मिला 2018 में, जो बच्चों के लिए लिखी गई पुस्तक है शनैः शनैः, उसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए। जी, ऐसे बच्चों को जब पढ़ाना है संस्कृत, तो उसके तरीका अलग होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों को अगर अडल्ट की तरह देखा जाए और पढ़ाया जाए, संस्कृत में वो रुचि नहीं लेते हैं। भारतवर्ष में जैसे हम लोगों ने पढ़ा था संस्कृत, आज भी इसी तरीके से पढ़ाया जाता है स्कूलों में। बहुत व्याकरण भित्तिक, व्याकरण को आधार मानकर पढ़ाते हैं, सूत्र वगैरह पढ़ाते हैं, नियम वगैरह बताते हैं, तो जिससे वो शब्द रूप धातु रूप ये रटाते हैं। और इससे बच्चों का इतना विकास तो नहीं हो पाता है। हाँ, थोड़ा बहुत कंठस्थ करने से उनके स्मृति शक्ति पर कुछ प्रभाव पड़ता है, परंतु स्मृति शक्ति का विकास लॉजिकली बहुत अच्छी तरीके से भी कराया जा सकता है कंठस्थ करने से। तो नहीं तो एक मैकेनिकल मेमोरी जो है वो डेवलप होता है, उसमें लॉजिक रीजनिंग ये नहीं आ पाता है ठीक तरीके से। तो जब मैंने शुरू से बच्चों के पास जब संस्कृत पहुंचाने का कोशिश किया, मेरा अप्रोच अलग था। बच्चों के साथ बच्चे बनकर, बालो भूत्वा, जैसे हमारे कहा जाता है कि देवो भूत्वा देवम पूजयेत, देव बनकर, देवता बनकर ही देवताओं का पूजन करना चाहिए। इसे ही बाल बनकर ही बालकों को पढ़ाना चाहिए, छोटे छोटे बच्चों को। तो मैं घोड़ा बनता था, हाथी बनता था, ऊंट बनता था, तो बच्चे बहुत आनंद लेते थे उसको पढ़ने में। और साथ ही साथ मेरा एक और प्रयास था कि संस्कृत एक चेतना की भाषा है, लैंग्वेज ऑफ कॉन्शियसनेस, और उसका सीधा प्रभाव इस भाषा के बनावट को, आगे चलकर हम इसके बारे में बात भी करेंगे, इस भाषा के जो बनावट है, जो संरचना है, उसको आप देखेंगे ना, ये ह्यूमन साइकोलॉजी के साथ इतना जुड़ा हुआ है और प्रकृति के नीति नियम के साथ उसका इतना गहरा संबंध है। अद्भुत एक भाषा है जो किसी भी भाषा के साथ इस दृष्टि से उसको तुलना नहीं की जा सकती। तो बच्चों को जब बच्चे बढ़ते हैं, उनका जो ग्रोइंग फेज है, जब ग्रोथ होता है, डिफरेंट फैकल्टीज का ग्रोथ होता है, उनके जैसे धारणा सामर्थ्य हो, स्मृति सामर्थ्य हो, एकाग्रता का जो सामर्थ्य हो, तो ये सब जब बढ़ता है, मन का जब विकास, बुद्धि का विकास का स्तर होता है एक उम्र में, जो उनका ग्रोइंग फेज है, तो उसमें अगर संस्कृत को अच्छी तरह बच्चों के पास पहुंचा जाता है, तो उनके आंतर विकास जो है वो अच्छी तरह से होता है, वो वास्तविक संस्कार होता है। तो देयर पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन, पावर ऑफ कंसंट्रेशन, पावर ऑफ मेमोरी, ओरिजिनल थिंकिंग पावर, जो मौलिक चिंतन शक्ति है, रीजनिंग पावर, ये सब अपने आप संस्कृत को अगर सजगता के साथ पढ़ाया जाता है, कॉन्शियस हम अगर उसको पढ़ा पाते हैं बच्चों को, उनके पास ले आते हैं, तो उस दृष्टि से एक सेल्फ अवेयरनेस कैसे क्रिएट हुए, एक आत्म सचेतनता बच्चों के अंदर कैसे आए। तो हम तो पढ़ लेते हैं, बहुत जान लेते हैं, शिक्षा का जो उद्देश्य है कि हमको वो आत्म सचेतन बनाए, न कि हम सिर्फ डिग्री लेकर जाए। तो ये संस्कृत के माध्यम से बहुत आसानी से हो सकता है। तो इसको भी ध्यान में रखते हुए मैंने करिकुलम भी बनाया है, और ये जो शनैः शनैः है
उसका परिणाम है। इसमें छोटी छोटी ऐसी कविताएं हैं जिसको एक तो बच्चे वोकेबुलरीज को सीख सकते हैं, गीत के माध्यम से सीख सकते हैं, और उनके जो आत्म सचेतनता है वो भी बढ़ सकता है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जब बच्चों को हम क्रियापद पढ़ाते हैं तो पारंपरिक रीति से कैसे पढ़ाया जाता है कि पठति, पठतः, पठन्ति, तो ऐसे करके जो धातु रूप है उसको रटाया जाता है, फिर उसका प्रयोग थोड़ा बहुत बताया जाता है। लेकिन बच्चे इसमें इतना ज्यादा रुचि नहीं लेते हैं। तो हम बच्चों को बहुत इनोवेटिव तरीके से क्रियापदों को अभिनय के माध्यम से, थिएटर एजुकेशन के जो प्रिंसिपल्स है उसको अपनाते हुए बच्चों को बहुत सारे क्रियापदों के साथ हम परिचय कराते हैं। जब क्रियापद जैसे 25-30 क्रियापद उनको याद आ जाता है तो फिर मैं बहुत सारे ऐसे इनोवेटिव एक्टिविटीज मैंने बनाया है क्लासरूम के लिए। जैसे बच्चों को मैं पूछता हूँ कि अच्छा बच्चे अभी बताइए, क्रियापद तो सब आपको याद है, और कुछ थोड़ा बहुत हम एक्टिविटीज करा देते हैं, थोड़ा उनका फ्रेश हो जाता है मेमोरी। फिर हम पूछते हैं अच्छा बच्चे आप बताइए कि एक हाथ से हम कौन सी क्रियाएं करते हैं। तो ये एक छोटा सा प्रश्न है, लेकिन ये प्रश्न से क्या होता है, बच्चों को सोचने का एक अवसर मिलता है क्लासरूम में। उनका जो मौलिक चिंतन शक्ति है, उनको सोचने का मौलिक रूप से एक अवसर मिलता है। दे थिंक, दे रिलेट विद देमसेल्व्स। फिर वो याद करके बताते हैं एक एक करके, श्रीमन खादामी मतलब मैं खा रहा हूं, या नमामि सैल्यूट करें। कभी कभी बच्चे ये भी बोलते हैं जब कुछ नहीं याद आता है, बोलते सैल्यूट करो मैं, पिबामी। तो उससे क्या होता है कि अपने साथ जो रिलेट करते हैं वो कॉन्शियसनेस, वो अवेयरनेस बढ़ता है। फिर हम पूछते हैं कि दो हाथों से कौन सी क्रियाएं करते हैं। ऐसे कर करके फिर हम इंद्रियों के पास जाते हैं, जैसे कान की क्रियाएं क्या है, मुख की क्रियाएं क्या है, आंखों की क्रियाएं क्या है, मन की क्रियाएं क्या है। फिर उस संबंधी हम छोटे छोटे गीत लिखते हैं। जैसे जैसे नाक की क्रियाएं क्या है, तो उच्छ्वसिति च, निश्वसिति च, क्षौति च मम नासिका, मतलब वो सांस लेता है, सांस छोड़ता है, करता है और छींकता है, ये सारे काम नाक से होता है। तो ये नाक की क्रियाओं को हमने एक कविता का रूप दे दिया। जैसे हाथी, घोड़ा, जानवर, उनको अब परिचय हम करते हैं तो छोटे छोटे गीत उसमें लिख देते हैं। उसमें ये एक चीज याद आता है, एक 2 मिनट में मैं इस बात को समाप्त करूंगा। बच्चे किससे इंटरेस्ट लेते हैं, और ये मैंने बहुत अलग अलग प्लेटफॉर्म में जब बुलाया जाता है तो ये मैं अवश्य ही साझा करता हूँ। मेरी बेटी एक बार आई, जब वो छोटी थी, कक्षा 3, कक्षा 4 में थी। तो वो आई एक बार घर में और बोली कि हाँ, मैं जब ऑफिस से आया तो वो बोली कि पापा आपको ना मेरे साथ अभी थोड़ा समय बिताना पड़ेगा। मैंने बोला क्या? चलो अभी तो खाने का टाइम हो गया, खाना खा लेते। बोले नहीं, ये कर लेते हैं और फिर खाना खा लेते हैं। मैंने बोला क्या है? बोला कि आप ऐसे हाथ करो। मैंने, बच्चे जो बोलते हैं वो तो करना ही पड़ेगा। और मैंने हाथ किया, बोला ठीक है, मैं पैटर्न बना। बोला फिर अच्छा फादर का। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये गीत में क्या अर्थ है। तो वो इंकी विंकी पिंकी, डोंकी डाइड, फादर क्राइड, बच्चों को क्या अच्छा लगता है, उसका सुर अच्छा लगता है, और वो जो पैटर्न बना के वो खेलते हैं वो अच्छा लगता है। और काफी सारे बच्चे ये करते हैं। मैंने बोला तुमको ये किसने सिखाया है? हमारे स्कूल में यहाँ पे तो टीचर लोग कभी नहीं सिखाएंगे इसको। नहीं नहीं, हमारे स्कूल में एक बाहर का बच्चा आया है, अभी वो एडमिशन लिया है, तो उन्होंने आते ही हम लोगों को बोला कि यही सीख लो, और हम लोगों को बहुत मजा आया। तो उस रात को मुझे थोड़ा नींद नहीं हुई, तो मैं रात को बैठ के ऐसे 4 पंक्तियां लिखी बच्चों के लिए। तो और वही पैटर्न में डाला, वही सुर में डाला उसको। तो जैसे एक कौवा के बारे में मैंने लिखा कि का को हम, कालो हम, करोमि शब्दम का विपुलाकाशे सुखम डयामि, बंधु सह सदा भ्रमामि,
सदा भ्रमामि बंधुभिः सह सदा भ्रमामि। तो ये पैटर्न बन गया और इसको मैंने सिखाया दूसरे दिन सुबह। और आप बिलीव करिए, आज भी, अजय 18 साल की है मेरी बेटी, तो आज भी मतलब उनके फ्रेंड लोगों के जो बर्थडे होता है, इकट्ठे होते हैं, ये 4 पंक्तियां अवश्य गाते हैं जन्मदिन में। तो ये उसका इम्पैक्ट है और वो इंकी विंकी को वो भूल गए हैं। तो ये इम्पैक्ट है बच्चों के पास। हम अगर इस प्रकार के मौलिक रचनाएं संस्कृत में, राइमिंग सॉन्ग्स बोले तो लोग पूछते हैं कि क्या है राइमिंग सॉन्ग्स। ये शनि शनि किताब जो हो, इसमें मैंने बहुत सारे राइमिंग सॉन्ग्स ऐसे लिखा था जो पहली बार है। और उसको इस प्रकार के सुर देके जब हम बच्चों को सिखाते हैं, उसमें अध्ययन अध्यापन जो है संस्कृत का बड़ा रुचिकर होता है और बच्चे उसको आराम से सहज रूप से सीख के वो संस्कृत का साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। जी, तो ये उसका इम्पैक्ट बहुत बहुत रोचक है। आपकी जो संस्था है संस्कृत बाल साहित्य परिषद, किस तरह की गतिविधियों में संलग्न है? तो ये सर 2014 को ये संस्कृत बाल साहित्य परिषद की स्थापना मैंने किया था। तो इसका भी परिणाम ऐसे हुआ कि ज्यादातर सुबह जब मैं समंदर के किनारे चलने जाता हूँ, पांडिचेरी में मैं जब था, तो उसी समय बहुत सारे मेरे ऐसे क्रिएटिव आइडियाज आते हैं। मैं लिखता हूँ या कुछ करता हूँ, वो सब वो मॉर्निंग के टाइम में ही होता है। तो एक दिन वो समंदर के किनारे चलते चलते मुझे ऐसा आया कि इसको एक विधिवत रूप देते हैं कि बाल साहित्य की कमी है, बहुत कमी है। जैसे चिल्ड्रंस लिटरेचर क्वालिटी उपलब्ध है, संस्कृत में नहीं है। संस्कृत में बाल साहित्य का निर्माण करना, बाल साहित्य के जो निर्माणक है, कवि कथाकार है, बहुत ही कम है और क्वालिटी नहीं है उसमें। तो क्वालिटेटिव चिल्ड्रंस लिटरेचर के अभाव की वजह से बच्चों के पास संस्कृत नहीं पहुंच पाता है। तो ये संकल्पना के साथ मैंने इस परिषद की स्थापना की कि ये परिषद का एक ही ध्येय होगा कि क्वालिटेटिव चिल्ड्रंस लिटरेचर पर काम किया जाएगा। तो इसमें पुस्तकों का निर्माण, पुस्तकों का समीक्षण, पुस्तकों का संग्रह और संगोष्ठियां, सम्मेलन, ये सब आयोजन करके बाल साहित्य के प्रति लोगों को आकृष्ट करना, बाल साहित्य के प्रति एक सजगता पैदा करना और बाल साहित्य को ज्यादातर बच्चों के पास पहुंचाना और एक मानक तय करना कि ये मानक है जो बाल साहित्य का। तो ये काम में काफी सफलता भी मिली। ये 2 साल के अंदर ये एक नेशनल मूवमेंट जैसा बन गया और 2016 को मैंने पहला उसका नेशनल लेवल का एक संगोष्ठी बनाया था, फिर 2018 को बनाया। लोग पहले पूछते थे कि बाल साहित्य ही नहीं है, आप संगोष्ठी में जाकर क्या करेंगे। तो लोगों को, मुझे जो भी पार्टिसिपेंट्स आते हैं, वक्ता आते थे, उनको मैं इंडिविजुअली मैं उनको लेख भेजता था, कुछ विषय देता था, बिंदु देता था, ताकि उस पर वो चर्चा कर सके, इस काम को आगे बढ़ा सके। तो ऐसे कर करके थोड़ा सा अभी बाल साहित्य के प्रति सजगता बढ़ी है। हमारी एक जो बाल साहित्य परिषद की एक फेसबुक पेज है, एक यूट्यूब चैनल है और एक फेसबुक ग्रुप भी है। तो वहां पे हम एवरी अल्टरनेट डे हम कुछ ना कुछ डालते रहते हैं। बीच में कुछ प्रॉब्लम हुआ, इसलिए बहुत सारे जो फेसबुक पेज फिर हमको दोबारा उसको चालू करना पड़ा। पर अभी आप देखेंगे तो ये हर अल्टरनेट डे में हम उसको कुछ ना कुछ ऐसे विषय लेकर आते हैं जो बच्चों के लिए रुचिकर है। और वो सारे पोस्टर्स को बहुत सारे टीचर लोग जो है वो डाउनलोड करते हैं, प्रिंट करते हैं, अपने क्लासरूम में दिखाते हैं बच्चों को, उसका एग्जीबिशन कराते हैं, बच्चों को उसी हिसाब से पढ़ाते हैं। आपने दिव्य वाणी संस्कृत रेडियो की भी शुरुआत की। ये रेडियो स्टेशन इसका स्वरूप क्या है, किस तरह का है, किस तरह के कार्यक्रम ये करता है? हाँ जी, तो ये भी एक इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। 2013 को 1 मई को मेरा एक एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से मुझे 1 महीना हॉस्पिटल में रहना पड़ा। और ऐसे कुछ तो था नहीं, सब कुछ फंक्शनल था, कुछ गहरे चोट थे जिसकी वजह से चलना फिरना थोड़ा मुश्किल था। बाकी तो दिमाग काम कर रहा था, हाथ पैर काम कर रहा
था जितना सक्रिय होने का था। तो हॉस्पिटल में 1 महीने तक रह के मैं क्या करूं। तो उस समय एक विचार आया कि 2013 को इतने सारे सामग्रियां उपलब्ध नहीं थी जो आज उपलब्ध है, और विशेष करके जो पेंडेमिक टाइम में डिजिटल लिटरेसी बढ़ने के कारण जितनी सामग्रियां। हाँ क्या बात। जी सुनीता जी, आप अपना हाँ ऑडियो म्यूट कर लीजिएगा प्लीज। यस, थैंक यू। जितनी सामग्रियां हैं वो सामग्रियां नहीं थी। मैंने उस समय ये विचार आया कि लोगों के पास अगर हमको संस्कृत को पहुंचाना है एक एज ए लिविंग लैंग्वेज, एक सजीव एक जीवंत भाषा के रूप में लोगों के पास हमें पहुंचाना है, तो सामग्रियां होनी चाहिए। तो फिर मुझे ये एक आइडिया आया, क्यों ना हम संस्कृत में एक 24 घंटा चलने वाला एक रेडियो, आजकल इंटरनेट की दुनिया है और सैटेलाइट की दुनिया है, एक सैटेलाइट रेडियो हम शुरू करते हैं। फिर मेरे एक मित्र थे जिनको इस सब के बारे में पता था, तो उन्होंने मेरा बहुत मदद किया और मुझे सॉफ्टवेयर भी सिखाया और कैसे चलाना है और ऑडियो फाइल्स को कैसे कन्वर्ट करना है, रेडियो फॉर्मेट में अपलोड करना है और उसको फिर रेडियो में अपडेट कराना है। तो ये सारी चीजें सीख के फिर मैं तैयार हो गया। ये मई के महीना था, फिर और जून जुलाई में मैंने काम किया और कंटेंट बहुत तैयार रखा, और अगस्त 15 को मैंने उसको लॉन्च किया, और आज भी मैं अकेला ही उसको संचालन करता हूँ। और पूरे 160-165 देश में करीब 1 लाख से 1.5 लाख लोग उसको हर महीने सुनते हैं। और ये 24 घंटा चलने वाले रेडियो दिव्यवाणी संस्कृत रेडियो है। यहाँ पे स्तोत्र मंत्र, बच्चों के लिए कहानियां, बड़ों के लिए कहानियां, और कुछ संभाषण, कुछ भाषण, तो इस प्रकार की वेराइटीज ऑफ कंटेंट्स हम डालते रहते हैं। और 10-20 दिन उसको वो सेम कंटेंट को हम रखते हैं, फिर उसके बाद फिर हम चेंज कर देते हैं, नई कंटेंट आ जाता है उसमें। ये बड़ा महत्वपूर्ण काम है और बड़ा साहस का काम है, क्योंकि मैं तो रेडियो से जीवन मेरा कटा है। रेडियो में कंटेंट 24 घंटे का तैयार करना ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है, ये बहुत मुश्किल काम है। निस्संदेह आप बधाई के पात्र हैं। संपदानंद मिश्र जी, आइए अब हम संस्कृत भाषा की विकास की चर्चा करते हैं आपके साथ। भारत के इतिहास लेखन को लेकर ही बड़ा भारी विवाद रहा है, और अब तक हम लोग ये विश्वास करते आए थे, या हमें ये विश्वास दिलाया जाता रहा था हमारे इतिहासकारों के द्वारा, कि आर्य लोग कहीं मध्य एशिया से, ईरान से, सेंट्रल एशिया से कहीं भारत आए थे, और भारत में आकर के उन्होंने 2 काम किया। एक तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो आर्यन इन्वेजन थ्योरी जिसे कहते हैं, उनको दक्षिण में खदेड़ दिया, और दूसरा उन्होंने संस्कृत का निर्माण किया। और उसमें एक जो सबसे पहली रचना आई वो थी ऋग्वेद जैसी, जो दर्शन और उसके चरम उत्कर्ष पर है। तो ये बात पचती नहीं थी कि वो लोग जिन्होंने अपने यहाँ कुछ नहीं, यदि वो बाहर से आए थे तो सेंट्रल एशिया में भी तो कुछ ना किसी संस्कृति का कोई आरंभिक स्वरूप जरूर मिलता, केवल कुछ शब्द मिल जाए उन भाषाओं के, उनके आधार पर ग्रेजर्सन साहब ये लिख दें कि साहब संस्कृत वहीं से निकली होगी, तो ये बात पचती नहीं है। तो ऋग्वैदिक कालीन संस्कृत के विकास के बारे में हमें कुछ समझाइए। कैसे ये भारत भूमि में कैसे ये जन्म लेती है, और किस तरह से संस्कृत का जो पहला ही ग्रंथ है वो ऐसा एक तरह से आदि ग्रंथ बन के रह जाता है हमारी सभ्यता और संस्कृति का। तो ऋग्वैदिक संस्कृत के विकास के बारे में कुछ बताइए। जी, एक तो है कि ये जो विषय है आर्यन इन्वेजन के, आर्य लोग यहाँ कहीं से आए थे और फिर जैसे भारत को खंडित करने के लिए ये सारी योजनाएं जो विकृत मस्तिष्क वाले होते हैं, तो उन्होंने ये सब रचा है बहुत ही चालाकी से, बहुत ही रिसर्च के माध्यम से, उसी को रिसर्च कहते हैं वो। तो अब उनका अपना मेथोडोलॉजी है, तो वो मेथोडोलॉजी के आश्रय इन लोगों ने जो एक मीथ रचा है। आर्यन इन्वेजन हो, आर्यन माइग्रेशन हो, तो जो आर्यन इन्वेजन थ्योरी है उसको तो बहुत बड़े बड़े इतिहासकारों ने उसको नलिफाई किया है, उसका कोई प्रमाण नहीं है। आज तो इसके बारे में चर्चाएं भी नहीं होती है, क्योंकि जो चीज
जिसको नलिफाई किया जाए गया है, तो उसके बारे में फर्दर चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऋग्वेद में जब हम आते हैं, जो आदिम ग्रंथ है, जो आदि ग्रंथ है, उससे पहले का कोई ग्रंथ का अभी प्रमाण हमें नहीं मिला है। इसकी भाषा जो है ये मांत्रिक लैंग्वेज है। ऋग्वेद की भाषा जो है मंत्रों की भाषा है। बहुत सारे ऐसे शब्द है, संरचना है, जिसको हम साधारण थोड़ा बहुत ज्ञान संस्कृत में रख के समझ नहीं पाएंगे। और उसको कितने भी बड़े बड़े विद्वान हो, ऋग्वेद पे जब आ जाते हैं तो बहुत सारे शब्द जो है, इसे संरचनाएं हैं, आर्केइक जैसा लगता है कि जो हमारे जो लौकिक संस्कृत है, बात का जो संस्कृत है उसमें उपलब्ध नहीं होता है। इसकी दो पक्ष लिया जा सकता है। एक पक्ष तो है कि आप एक भाषा विज्ञान की इतिहास की दृष्टि से आप इसको देखा जा सकता है, और एक है कि भाषा विज्ञान में क्या होता है कि जो फॉर्म्ड वर्ड है, जो वर्ड बन गया है, जो दिखता है, जिसको हम प्रयोग करते हैं, बस उसी को आधार मानते हैं, उसी को लेके बहुत सारे कंपैरिजन होता है, जो फॉर्म्ड वर्ड है, और जो कम्युनिकेटिव एस्पेक्ट है उसी को लिया जाता है। लेकिन हमारे भारतीय मुनि ऋषियों के जो भाषा विज्ञान है उसको अगर हम देखें, वहां पे क्रिएटिव साइड को बहुत ध्यान दिया जाता था। ऋग्वेद में ये एक अध्यात्म ग्रंथ है, हमारे सनातन धर्म के मूलभूत ग्रंथ है। ये कोई इतिहास ग्रंथ नहीं है जिसको पढ़कर हम इतिहास के बारे में बता सकते हैं। हाँ, इतिहास के बहुत सारे तत्व उसमें से मिल सकता है, पर मूलतः ये एक अध्यात्म ग्रंथ है। ये जो अध्यात्म ग्रंथ है, आत्मिक तत्व भाषा के पीछे है, उस पर हम अगर ध्यान दें तो ये अनेक रहस्यों का उद्घाटन करता है। ये भाषा का जो उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई, कब हुई, क्योंकि ऋग्वेद का काल जो है वो भी तो बहुत प्राचीन काल है, और ऋग्वेद में इस भाषा का एक परफेक्ट रूप हमको मिलता है। एक रूप मिलता है जो एक क्या बोलते हैं कि एक अच्छी तरह से बनी हुई भाषा, जिसमें जो जो बेस्ट पोइट्री है हमको, जिसमें हमको पोइट्री मिलता है। एक भाषा को हम अगर देखते हैं, उसके विकास को देखते हैं, उद्भव और विकास की यात्रा को देखते हैं, तो भाषा को एक परफेक्ट लेवल पे पहुंचने के लिए कितने हजार साल लग जाते हैं। तो ऋग्वेद के काल को हम अगर देखें तो उस काल में भी एक परफेक्ट लैंग्वेज ऋषि मुनियों के पास, हमारे ऋषि मुनियों के पास उपलब्ध थी। तो वो भाषा कैसे बनी उसको अगर हम देखें और उस भाषा की संरचना को देखें, तो अलग प्रकार के एक रहस्य हमारे सामने आता है कि ये एक जो परम चेतना है, जो हाईएस्ट कॉन्शियसनेस है, वो परम चेतना से उतरी हुई भाषा है। ये आत्मा की भाषा है, ये चेतना की भाषा है। ऋग्वेद को अगर आप एक आध्यात्मिक ग्रंथ के तौर पर आप जब पढ़ते हैं, साधना के तौर पर आप जब पढ़ते हैं, तो वो आपको ये लगेगा, एहसास होगा, आपको अनुभव होगा कि हाँ, इसमें और कुछ तत्व है, ये भाषा इससे नहीं बनी है। इसीलिए श्री अरविंद को मैं पढ़ता हूँ, और श्री अरविंद के जो सीक्रेट ऑफ द वेद है ग्रंथ, इस ग्रंथ में उन्होंने लिखा भी है कि ये एक जो भाषा है, ये परम चेतना की भाषा है। ये सत्य युग में, किसी एक सत्य युग में बनी भाषा है। और जब हम सत्य युग कहते हैं, कली युग कहते हैं, त्रेता द्वापर युग कहते हैं, श्री अरविंदो का ये एक तो है कि इतने हजार साल के बाद
एक युग आता है। इसका जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है उसके पीछे अलग कारण है, लेकिन सत्ययुग का मतलब ये है कि एन एज ऑफ परफेक्शन, परफेक्शन की एक चोटी को, एक शिखर पर पहुंचा है मानव समुदाय कि एक मानव समुदाय जो एक शिखर पर पहुंचा है जहां पे सत्य की उपलब्धि की है। तो जब वो शिखर पर पहुंचते हैं, सत्य की उपलब्धि होती है, सत्य अपने आप मानव चेतना के माध्यम से अभिव्यक्त होता है, तो वो अपनी भाषा लेकर ही आती है। तो यही उसका आध्यात्मिक पक्ष है कि ये एक सत्य की भाषा है, चेतना की भाषा है, आत्मा की भाषा है, अध्यात्म की भाषा है, जो अपने आप, जैसे स्वयंभू कहते हैं ना, स्वयंभू, ये स्वयंभू भाषा है। इसका इतिहास कहाँ से उत्पत्ति भाषा की हुई, कैसे विकास हुआ, ये बोलना बहुत मुश्किल है। हो सकता है भाषा विज्ञान के कई सारे प्रिंसिपल्स के आधार पर हम कुछ बता सकते हैं, लेकिन अध्यात्म की दृष्टि से उसको देखें तो यही है, ये कि स्वयंभू भाषा है। जी, मैं यहाँ ये एक विनम्र निवेदन करना चाहूंगा। शायद पश्चिम के जो विद्वान हैं उनको हमारी इस भाषा को नीचा करके दिखाने का शायद यही कारण जो आपने कहा, ये आत्मा की भाषा है, चेतना की भाषा है, क्योंकि वो तो सीधे सीधे मटेरियल डेवलपमेंट देखना चाहते हैं। कौन आदमी था, कैसे हुआ, किस क्षेत्र में हुआ, उनको वो भारत की जो आंतरिक मनीषा है उससे उनका संबंध नहीं। वो कहते हैं हमें तो सीधा सीधा मटेरियल हिस्टोरिकल प्रोग्रेशन दिखाइए, तब तो हम आपकी बात मानेंगे, अन्यथा हम आपकी बात नहीं मानेंगे। तो क्या ये भी एक कारण है कि या क्या ये एक ऐसी भविष्य की दिशा नहीं है कि हमें इस दिशा में भी कुछ काम करना चाहिए कि जो पश्चिम के पैरामीटर्स पर लोगों को कन्विंस कर सके? देखिए, ये विवादास्पद बात हो सकती है, लेकिन क्या हमें इस दिशा में कुछ प्रयास करने की जरूरत है? जो मेरा व्यक्तिगत विचार है, पश्चिम इसको मान नहीं सकता है क्योंकि इसके लिए साधना की आवश्यकता है। और भारत के कण कण में जो अध्यात्म फैला हुआ है, एक भारत में पैदा हुआ कोई भी व्यक्ति, तो वो इस बात को जिस तरीके से समझ सकता है जो पॉल्यूटेड नहीं है, जो प्रदूषित नहीं है पश्चिमी संस्कृति से, पश्चिमी विचार से, तो इस प्रकार पश्चिम उसको समझ नहीं पाएगा। उनका कल्चरल सोशल एसोसिएशन ये नहीं है। और ठीक है, मतलब एक बाह्य रूप को आधार मानकर वो सिर्फ बाह्य रूप को ही देखते हैं। जैसे मैंने बोला कि फॉर्म वर्ड को देखते हैं, जो रूट साउंड को नहीं देखते हैं। आगे चलकर जब प्रसंग आएगा तो मैं फिर इस पर बात करूंगा। सही बात है, केवल वही आवरण नहीं देखना चाहते हैं, अंतरात्मा की बात यहाँ समझ में नहीं आती। वो अंतर तत्व को वो नहीं देख पाएंगे। लेकिन ये जब हम खुद अध्यात्म की दृष्टि से, जब ऋग्वेद में हो या कोई भी शास्त्र हो, जब हम उसको पढ़ते हैं, कोई एक भी शब्द हो, एक शब्द में इतना तत्व छिपा हुआ है, उसको समझना बहुत मुश्किल है अन्य लोगों के लिए। साधना अगर नहीं है तो समझ नहीं पाएंगे, अध्यात्म में नहीं डूबे तो नहीं समझ पाएंगे, तो हम कुछ कर नहीं सकते। आइए अब आप वैदिक काल से आगे निकलते हैं, महाकाव्य काल की तरफ बढ़ते हैं। हमारी दो इतिहास ग्रंथ कहा गया है, हालांकि हमारी परंपरा में उन्हें महाकाव्य भी कहते हैं। और बड़ी रोचक बात यह है कि यदि हम महाभारत को लें तो वो ईस्ट वेस्ट ज्योग्राफी को डिस्क्राइब करता है, यानी कि कंधार से लेकर के या गांधार से लेकर के अंग देश तक, यानी कि अफगानिस्तान से लेकर बंगाल तक। और रामायण को लगे वो नॉर्थ साउथ ज्योग्राफी को डिस्क्राइब करता है, जो रामायण का रचनाकार है। और दूसरी चीज जो दिखाई पड़ती है वो ये है कि सप्त सिंधु का जैसा विवरण सारे उत्तर भारत का जो विवरण है, या जो 14 जनपद या 16 जनपद हैं उनका पूरा विवरण वो हमें मिलता है। न केवल ज्योग्राफी मिलती है, फ्लोरा और फोना पूरा मिलता है। वाल्मीकि रामायण में जब श्री राम रावण पर विजय करने के बाद पुष्पक विमान में बैठकर के सीता जी को लेकर के आते हैं, तो वो पूरी ज्योग्राफी बताते हैं। देखो सीता ये नीचे ऊपर जहाज चल रहा है, पता नहीं नीचे हम किष्किंधा से चल रहे हैं, अभी हम चित्रकूट पहुंचे हैं, अभी सरयू पार कर रहे हैं। तो इस तरह से एक पूरी इनवर्स ज्योग्राफी
वाल्मीकि को मालूम थी। तो क्या हम इस बात से मान सकते हैं कि सारे भारत में उस जमाने के जो लेखक और रचनाकार थे वो सारे भारत की न केवल ज्योग्राफी से परिचित थे बल्कि वहां की वनस्पति से, वहां के पेड़ पौधों से, वहां के जीव जंतुओं से भी परिचित थे? तो क्या ये मान के चले कि हालांकि इतिहासकार अभी भी इसमें बहुत अड़ंगे लगाते हैं, लेकिन हमारे प्राचीन भारत में भारत की समस्त संकल्पना जो थी वो हमारे रचनाकारों को उपलब्ध थी? जी, इस दृष्टि से हम देखें, एक तो है कि ऋग्वेद की जो भाषा है, आगे चलकर उस भाषा का जो परिवर्तन होता है, उपनिषदों में भी उसका हम प्रमाण पाते हैं। आगे चलकर आगे बढ़ते हुए फिर जो एपिक लिटरेचर है, हमारे इतिहास है, रामायण महाभारत और फिर पुराणों में उस भाषा का एक अलग रूप हम पाते हैं। वही तत्व वही रहता है, भाषा में परिवर्तन होता है। फिर आगे चलकर जो लौकिक संस्कृत साहित्य में हम कालिदास, भर्तृहरि, तमाम जितने नाट्यकार, काव्यकार है, उनकी भाषा में भी और भी परिवर्तन हम पाते हैं। पर एक पैन इंडियन समग्र भारतवर्ष में वो एक ही चेतना थी, वो एक ही भाषा। हो सकता है इस भाषा का विविध रूप है, पर वो एक वहां पे एक अंडरलाइन, उसके पीछे एक सूत्र था जो पूरे भारतवर्ष को एक सूत्र में बांध कर रखता था। तो ये वही संस्कृत की वही चेतना है। वेद की जो भाषा है, जो मंत्र, जिसको हम मंत्रिक लैंग्वेज कहते हैं, तो जब तक हम मंत्रों को नहीं समझते हैं, मंत्र के तत्वों को नहीं समझते हैं, जो मांत्रिक शक्ति है उसको नहीं समझते हैं, ये संस्कृत की जर्नी को आप अगर देखेंगे, ऋग्वेदिक कालीन भाषा से आज तक की भाषा है, ये आज तक जीवित है। आज भी संस्कृत के अंदर वह सामर्थ्य है, वो अपने आप को उद्धार करके रक्षा करने का सामर्थ्य खुद रखती है। ये उसका वही मंत्र शक्ति का सामर्थ्य है। तो वो जो मंत्र शक्ति इस भाषा के पीछे है, ये उसका कारण है कि हम सबको एक सूत्र में बांध के रखती है यह भाषा, तो किसी भी काल का हो। भाषा की दृष्टि से हम अगर देखें तो ऋग्वेद की जो भाषा है वो बहुत नमनीय थी, बहुत फ्लेक्सिबल था। जो माइंडसेट था, एक सिंबलिक मेंटालिटी ऋषि मुनियों का था। जो भाषा और सिंबलिज्म ये एक साथ हमको मिलता था। कोई जानबूझकर सिंबल का यूज नहीं करते थे ऋषि मुनि लोग, वो सहज भाव से सिंबलिज्म जो है वो भाषा में अपने आप प्रकटित होती थी इस प्रकार। और भाषा में बहुत नमनीयता थी। तो जैसे हम व्याकरण की दृष्टि से देखें, भाषा विज्ञान की दृष्टि से देखें, तो भाषा की संरचना की दृष्टि से देखें, एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं कि जैसे जो प्रीफिक्स हम कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं, लौकिक संस्कृत में प्रीफिक्स को आप अलग नहीं कर सकते हैं। जैसे आगच्छति, आपको गच्छति के साथ आ को जोड़ के रखना है, बोलना है। लेकिन वेद में गच्छति एक जगह हो सकता है, आ कहीं और जगह हो सकता है। ठीक है। फिर इसी प्रकार उपसर्गों का प्रयोग हो, प्रत्ययों का प्रयोग हो, कोई भी भाषा की संरचना की दृष्टि से हम देखें तो वैदिक भाषा जो है वो नमनीय भाषा थी, बहुत फ्लेक्सिबल थी। धीरे धीरे वो जो भाषा है, जैसे छंद को हम अगर देखें, मेट्रिकल पैटर्न्स को देखें, जो रिजिडिटी क्लासिकल छंद में है, वैदिक छंद में वो रिजिडिटी नहीं है। अक्षरों का जो क्रम होना चाहिए, लघु गुरु क्रम होना चाहिए, तो वो लघु गुरु क्रम नहीं है। लघु गुरु क्रम में आप आ जाए तो वो आप बहुत रिजिड बन जाते हैं। वो रिजिडिटी में भी एक फ्लेक्सिबिलिटी है, उसका भी कारण अलग है, उसका भी महनीयता है। पर वेदों में सिर्फ अक्षरों को देखा जाता था। जो नमनीयता वैदिक भाषा में थी, इतिहास की भाषा में, पुराण की भाषा में और लौकिक साहित्य की भाषा में वो नमनीयता नहीं है। वो बहुत ज्यादा रिजिड बने और बहुत अलंकारिक। ऐसा नहीं कि अलंकार का प्रयोग वेदों में नहीं था, पर जिस प्रकार हम लौकिक संस्कृत में देखते हैं वो नहीं था। और इस भाषा का एक ऐसा गुण था कि जो जिस
किसी भी प्रकार की अभिव्यक्ति हो, किसी भी प्रकार का अनुभव हो, तो सारे क्लिष्ट अनुभव हो, क्लिष्ट विचार हो, सूक्ष्म से सूक्ष्मतम विचार, स्थूल से स्थूलतम विचार, वो सबको अभिव्यक्त करने में सामर्थ्य रखती है यह भाषा। तो ये एक उसका विशेष गुण है। और दूसरा एक कारण है कि वेद से लेकर आज तक जो शब्दों का जो चयन है, शब्दों को जैसे बनाया जाता है इस भाषा में, ज्यादातर ये बात उभर कर सामने नहीं आई है। कुछ लोग बोलते तो है इसके बारे में, परंतु हर एक शब्द का एक धातु होता है, एक मूल धातु है, और मूल धातु के पीछे अनेक अनुभूतियां होती है, मौलिक अनुभूतियां, फंडामेंटल एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो ये सब दृष्टि से हम देखें तो भाषा आगे बढ़ती हुई अपनी सामर्थ्य, अपनी स्वतंत्रता, अपनी मौलिक शक्ति को कभी खोया नहीं, यह आज भी जीवित है। आइए थोड़ा और आगे चलते हैं। पाणिनि की जो ग्रामर है संस्कृत की, वो न केवल दुनिया भर में ग्रामर के आरंभिक रचनाओं में से है, लेकिन बहुत से इवन एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में कहा गया कि वन ऑफ द बेस्ट ग्रामेटिकल वर्क्स ऑफ अर्ली स्टेजेस। इसका समय क्या है? क्योंकि बहुत विद्वानों में बहुत विवाद है। कुछ लोग कह रहे हैं 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व था, कुछ लोग कह रहे हैं 3री शताब्दी ईसा पूर्व था। तो पाणिनि का संस्कृत के जो कहना चाहिए स्टैंडर्डाइजेशन में उनका क्या रोल है, और ये कब लिखी गई है? कुछ अंदाजा आप दे सकते हैं? जैसे देखिए, महर्षि पाणिनि की जो व्याकरण है, ये भी एक अद्भुत व्याकरण ग्रंथ है, जो विश्व का कहा जा सकता है कि सबसे फाइनेस्ट टेक्स्ट है आज तक। इसके पीछे का थोड़ा बहुत कारण भी मैं बताऊंगा। और ये वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत दोनों को साथ में लेकर ये व्याकरण दोनों के साथ संबंध रखता है। पाणिनि खुद भी बोलते हैं, वेद के बारे में जब बोलते हैं वो छंद शब्द का प्रयोग करते हैं, और लौकिक संस्कृत के बारे में जब बोलते हैं वो भाषा का प्रयोग करते हैं। देखिए, संस्कृत ये नाम बाद में आया, पाणिनि के व्याकरण में संस्कृत शब्द नहीं है। इस भाषा का नाम था भाषा। पाणिनि खुद बोलते थे कि भाषायाम, भाषा। तो लौकिक भाषा, भाषणात् भाषा, जो बोलचाल की भाषा है। पाणिनि के अष्टाध्यायी ग्रंथ की संरचना ऐसे हुई है कि जैसे आजकल जो प्रोग्रामिंग जानते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C++ हो, जावास्क्रिप्ट हो, कोई अदर स्क्रिप्ट हो, जो जानते हैं वो उसको अच्छी तरह पकड़ पाएंगे कि बिना हार्डवेयर महर्षि पाणिनि ने 800 BCE उनका समय जैसे माना जाता है, 600 to 800 BCE, ये कालखंड में उनका जो उपस्थिति है, उस समय बिना हार्डवेयर उन्होंने एक परफेक्ट सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग जिसे दे दिया है। पाणिनि के अष्टाध्यायी की संरचना ऐसी है, मतलब उसमें से जो अप्रोक्सीमेटली 4000 छोटे छोटे वाक्य है, जिसको सूत्र कहते हैं, बहुत छोटे छोटे वाक्य हैं। मैं हमेशा युवाओं के सामने जब पाणिनि के बारे में बात करता हूं तो मैं पूछता हूं कि विश्व के सबसे बड़ा व्याकरण ग्रंथ कितना बड़ा होगा? तो कोई बोलता है कि इतने वॉल्यूम में होगा, इतना होगा, इतना बड़ा होगा। मैं ये बोलता हूँ कि आप उसको अपने पॉकेट में रख के घूम सकते हैं इधर उधर, एक पॉकेट बुक की जैसा है। अप्रोक्सीमेटली 4000 छोटे छोटे वाक्य है। उसको 20 पन्ने में छपा के उसको आप अपने पॉकेट में रख सकते हैं। पर ये इसकी संरचना ऐसी हुई है कि आप एक शब्द इधर उधर कर दें, पूरा का पूरा सिस्टम करप्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं कि कोई अंश करप्ट हो जाएगा, जैसे पूरा प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज है। बहुत हाई लेवल टेक्निक पाणिनि ने प्रयोग किया है। और जो लोग कहते हैं कि पाणिनि ने एक सूत्र के माध्यम से, व्याकरण के नियमों से उनको बांध दिया है, ऐसा नहीं है। पाणिनि पहले एक भाषा विज्ञानी थे। भाषा में जो उपलब्ध था उन समय, जितने वोकैबुलरी जो उपलब्ध थे, वो सबका ज्ञान था पाणिनि को। और पाणिनि की जो व्याकरण है डेरिवेटिव ग्रामर है, जेनरेटिव ग्रामर है। इससे आप अनंत शब्दों का निर्माण कर सकते हैं।
अनंत शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। तो पाणिनि ने बांधा तो नहीं उसको, मतलब एक व्यवस्थित रूप दिया है व्याकरण को। पाणिनि से पहले, महर्षि पाणिनि से पहले भी बहुत सारे ऐसे व्याकरण थे जो रूप में व्याकरण के माध्यम से भाषा का जो प्रारूप है वो समझाते थे। पाणिनि ने स्वयं भी 10 व्याकरण का नाम अपने ग्रंथों में लिखा है। पूर्व आचार्यों को सम्मान देते हुए अपने काम को आगे बढ़ाया है। फिर आगे चलकर पाणिनि के काम को आगे बढ़ाते हैं कात्यायन और पतंजलि। इन तीनों को त्रिमुनि माना जाता है। जो कुछ कमी रह गया था पाणिनि के व्याकरण में, वो कात्यायन ने उसका उनको पूर्णता प्रदान की। और फिर महर्षि पतंजलि आते हैं तो व्याकरण के, महर्षि पाणिनि के व्याकरण पर जो महाभाष्य लिखते हैं, मतलब 1700-1800 ऐसे सूत्रों के ऊपर ही लिखते हैं, सारे सूत्रों के ऊपर नहीं लिखते हैं अपना भाष्य, पर 85 वॉल्यूम्स में महर्षि पतंजलि का भाष्य है। और हर एक वॉल्यूम एक दिन में लिखा गया है, और उम्मीद है कि कोई भी शिष्य उसको पढ़े एक दिन में समाप्त करे। तो इसलिए हर एक वॉल्यूम का नाम आह्निक होता था, मतलब एक दिन में उसको संरचना और उसकी जो अध्ययन अध्यापन होना चाहिए। तो ये पूरी पाणिनि, महर्षि पाणिनि की कहानी है, जो व्याकरण को एक व्यवस्थित रूप इसे दिया है, व्याकरण को इस प्रकार रचा है। अनेक और व्याकरण होते हुए भी, व्याकरण के सिस्टम्स होते हुए भी, आज भी पाणिनि के सिस्टम को कोई क्रॉस नहीं कर पाया है। जी, बहुत रोचक संस्कृत की यात्रा चल रही है कि एक वेद और आध्यात्म तत्व से ये भाषा निकलती है ऋग्वेद में, फिर आगे बढ़ती है धीरे धीरे, फिर वो भारत को आत्मसात करती है महाकाव्य काल में रामायण और महाभारत के माध्यम से, और फिर उसका सौष्ठव यानी उसकी जो उसका स्टैंडर्डाइजेशन एक तरह से होता है, एक मानकीकरण उस भाषा का होता है। हमारे त्रिमुनि जिन्होंने आपने जिक्र किया, और फिर आता है जो एक क्रिएटिव एज आती है संस्कृत में, यानी साहित्य रचना का युग आता है, जिसमें भास है, स्वप्न वासवदत्ता, कालिदास हैं, रघुवंश से लेकर के अभिज्ञान शाकुंतलम तक लिख रहे हैं। तो ये, और उसके शूद्रक मृच्छकटिकम सब जगह नाटक यदि भारत में कहीं थे वो सबसे पहले तो यही देखा जाता था। तो ये जो संस्कृत का जो रचनात्मक युग आता है, इसकी क्या विशेषता है? संस्कृत में जो साहित्यकार, जब अब वो केवल आध्यात्म और आत्मिक तत्व के अलावा भी अब वो जगत को देख रहे हैं, और वहां उसकी अच्छाई बुराई सबका विवरण दे रहे हैं। एक राजा है जो किसी से प्रेम करने के बाद उसे भूल जाता है, रघुवंश या इस तरह की सब चीजें, कि बादलों से नायिकाएं बात कर रही हैं, या राजा अपनी प्रजा पर जुल्म ढा रहा है, इस तरह की जो चीजें हैं, यानी कि अब हम समाज का चित्रण कर रहे हैं हमारे रचनाकार संस्कृत के, कालिदास, शूद्रक हो या भास हो, इस तरह के लोग। तो इस युग की व्याख्या आप कैसे करेंगे, और क्या खास बातें थी संस्कृत के इस युग की? जी, करीबन 3000 साल की जो क्रिएटिव एज है, आप देखो, क्रिएटिविटी की कोई कमी नहीं है यहाँ पे। मतलब प्रोफ्यूजली इंडिया यूज्ड टू क्रिएट, कभी क्लांत नहीं हुई, कभी हटी नहीं, कभी श्रांत नहीं हुई, अश्रांत रीति से। और ज्ञान का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र में हमारे मुनि ऋषियों का योगदान नहीं है। ऐसे तो हम मानते हैं संस्कृत अध्यात्म की भाषा है, पर अगर तमाम ग्रंथों को देखा जाए तो उसमें से 15% प्योर आध्यात्मिक रिलीजियस टेक्स्ट्स आपको मिलेंगे। बाकी सब समाज से संबंधित, राजनीति से संबंधित, अर्थनीति से संबंधित, दंड नीति से संबंधित, विज्ञान से संबंधित, जो आयुर्वेद, मेडिकल साइंस का हो, मेटलर्जी का हो, साइंस के भी कोई भी फील्ड का, भौतिक विज्ञान की भी बात करें, तो किसी भी क्षेत्र में या ज्ञान के हर एक क्षेत्र में, चाहे विज्ञान हो, चाहे कोई अविज्ञान के क्षेत्र हो, अध्यात्म के क्षेत्र हो, सारे क्षेत्र में एस्ट्रोनॉमी, मौलिक योगदान, मौलिक रचनाएं हमको उपलब्ध होती है संस्कृत में, मौलिक रचनाएं। तो इसे एक जो भाषा है, और ये भाषा के भीतर, उसके संरचना के भीतर ऐसा सामर्थ्य है कि वो अध्यात्म को जिस परिपक्वता के साथ
अभिव्यक्त आध्यात्मिक तत्वों को, अनुभवों को, उपलब्धियों को जैसे अभिव्यक्त करती है, विज्ञान के उन तत्वों को भी उसी प्रकार अभिव्यक्त करने का सामर्थ्य रखती है। सामाजिक तत्वों का भी, कोई भी तत्व हो तो इस भाषा के अंदर वह सामर्थ्य है। और एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, चाहे वो विज्ञान परक ग्रंथ हो, चाहे काम सूत्र हो, चाहे व्याकरण शास्त्र हो, चाहे आर्किटेक्चर हो, कोई भी ग्रंथ हो, यहाँ पे ये विशेषता ये है संस्कृत को, इसलिए अध्यात्म को मैं जोर देता हूँ कि हर एक शास्त्र यहाँ पे एक मोक्ष शास्त्र है। हर एक शास्त्र मोक्ष शास्त्र है। मतलब जिसको आप कहेंगे, आप जैसे टेम्पल आर्किटेक्चर ले लो या वात्स्यायन के काम सूत्र ले लो। काम सूत्र भी एक मोक्ष शास्त्र है, आत्म सचेतनता की ये एक ग्रंथ भी है जिससे मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। मुक्ति मतलब हमारे जो शॉर्टकमिंग्स है, हमारे जो लिमिटेशंस है, जो सीमा है, सीमाबद्धता है, उससे हमको छुटकारा दे सकता है, मोक्ष दे सकता है। और अध्यात्म हर चीज में भरा हुआ है। और एक खासियत इस भाषा की है कि यहाँ पे 90% से ज्यादा लिटरेचर किसी भी क्षेत्र का हो पोइट्री में है, पोइट्री में है। तो संस्कृत एक यहाँ पे डिक्शनरीज पोइट्री में लिखे हुए हैं, मैथमेटिक्स पोइट्री में लिखे हुए हैं, केमिस्ट्री पोइट्री में है, फिजिक्स पोइट्री में है, मेडिकल साइंस पोइट्री में है। तो कोई भी ग्रंथ आप उठाओ वो पोइट्री ही आपको मिलेगा। बहुत ही कम है जो गद्य में लिखा हुआ है, और गद्य में लिखना ही क्लिष्ट प्रतीत होता था। गद्यम कविनाम निकषम वदन्ति। अगर कोई किसी के विद्वत्ता को परखना चाहता था तो वो बोलता कि अच्छा ठीक है, गद्य में लिख के दिखाओ। तो ये कसौटी था कि अगर गद्य में कोई लिख दे तो उसको बहुत बड़ा विद्वान माना जाता था। पोइट्री इतना नेचुरल था इसका। और ये जो पोइट्री है, जो ये काव्य की भाषा है, यही काव्यत्व ही फिर अध्यात्म का एक स्वभाव है। तो इस प्रकार हम देखें तो आगे चलकर जो क्रिएटिव एज है, इसने हमको इस प्रकार के तमाम ग्रंथ हमको दिए हैं जिसमें ज्ञान के हर क्षेत्र में हमारे मुनि ऋषियों का कोई भी क्षेत्र हो, उसमें उनका एक मौलिक योगदान, एक मौलिक अवदान हमको मिलता है। अनेक ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं, अनेक ग्रंथ अभी भी मैन्युस्क्रिप्ट रूप में, पांडुलिपि के रूप में, अप्रकाशित रूप में रहे हैं, जिस पर रिसर्च की आवश्यकता है और उनको सामने लाने की भी आवश्यकता है। जी, ये तो बहुत लंबी कहानी है, इसको कहीं कितना भी कई दिन तक इस पर चर्चा हो सकती है। लेकिन मैं आखिर में आपसे संस्कृत के विकास के या कहिए पराभव की दिशा में जाना चाहूंगा। मध्य युग आता है और वहां आकर के जो हमारे कहना चाहिए जो संत साहित्य है, संत लोग जो हैं, वो क्यों संस्कृत से मुंह मोड़ लेते हैं। जैसे कबीर हैं, तुलसी हैं, सूर हैं, मीरा हैं, दादू हैं, नानक हैं, रैदास हैं, लोक भाषा में लिखने लगते हैं। तो क्या अब तक आते, यानी 14वीं, 15वीं और 16वीं शताब्दी तक आते आते क्या संस्कृत लोगों से विमुख हो चली थी या लोग उसे भूल चले थे? हुआ क्या कि अचानक जो हमारी जो आत्माभिव्यक्ति है, हमारी सभ्यता और संस्कृति की, वो लोक भाषाओं में आ जाती है और संस्कृत पीछे छूट जाती है? तो क्यों ये ऐसा हुआ? तो देखिए, आगे चलकर मध्य युग में ज्यादातर जो इन्वेडर्स, बाहर के लोग आते हैं और हमारे संस्कृति के ऊपर प्रहार होता है, हमारी भाषा के ऊपर प्रहार होते हैं, तो उससे हम एक एज ऑफ डिक्लाइन कह सकते हैं कि जब वहां से डिक्लाइन हुई भाषा के, जैसे विश्वविद्यालयों को, जो हमारे लर्निंग सेंटर्स थे, वो सब तोड़ा जाता था, 12वीं शताब्दी में बहुत सारे ग्रंथों को नष्ट किया जाता था। तो साथ ही साथ जो भक्ति काल का उद्गम हुआ, और भाषा जैसे अनेक भाषाएं जो है वो सिर्फ भक्ति काल में उद्गम नहीं हुई है। यहाँ भारतवर्ष में हमेशा अनेक भाषाओं का उपयोग हमेशा होता रहा, अनेक भाषाओं का। जैसे संस्कृत के साथ साथ तमिल भाषा भी उतना ही प्राचीनतम भाषा है। तो एक साथ ये भाषा का ये दोनों भाषाओं का उपयोग होता था। बहुत सारे ऐसे प्राकृत भाषाएं थे जो भी प्राचीन भाषाएं हैं जिसका भी उपयोग होता था।
और भाषा तो ऐसी है कि भाषा एक विकासशील होती है, बढ़ती रहती है, परिवर्तित होती रहती है। तो इसी कर करके जो लोक भाषा में लोगों की जो आवश्यकता थी, जैसे संस्कृत की परंपराओं के ऊपर, संप्रदायों के ऊपर, जब जो लर्निंग सेंटर्स के ऊपर जब आघात होने शुरू हुआ, लोगों के पास जो तत्वज्ञान, लोगों को जो चाहिए था, मार्गदर्शन चाहिए था, वो नहीं पहुंच पाता था। तो इससे लोग जिस भाषा में समझ सके, तो संस्कृत धीरे धीरे समाज से जब दूर होने लगा, फिर लोगों की भाषा में उनको समझाना। और भक्ति काल में ज्यादातर जैसे कबीर, तुलसीदास और तमाम ऐसे भक्त कवि आते हैं, अवधी भाषा में, मागधी भाषा में, बहुत सारे प्राकृत भाषा में, लोक भाषा में लिखते हैं। और उससे पहले भी बौद्ध और जैन धर्मों में भी पाली प्राकृत भाषाओं में बहुत सारे शास्त्र काव्य लिखा जाता है। वो बुद्धिस्ट लिटरेचर भी बहुत व्यापक लिटरेचर है, जैन लिटरेचर भी बहुत व्यापक लिटरेचर है। तो संस्कृत एक अलग रूप लेती है। मतलब मुझे तो लगता है कि संस्कृत जैसे एक वटवृक्ष है, अपने जो मूल मूल है, जो ओरिजिनल रूट है, उसको वो इतना स्ट्रांग है, उसको स्ट्रांग रखते हुए बाकी फिर अनेक जो रूट्स है वो फैला देती है, अपनी मौलिकता को न खोती हुई और अपनी मौलिकता को बरकरार रखती हुई फिर अपने को फैलाती है, और सारी भाषाओं के माध्यम से वो जीवित रही। तो इसीलिए जब हम बात करते हैं संस्कृत के प्रचार प्रसार का, मैं ज्यादातर ये कहता हूं कि अगर मातृभाषा को भारतवर्ष में हम अनिवार्य रूप से पढ़ते हैं, मातृभाषा को सम्मान देते हैं, तब भी हमारे संस्कृत के प्रति सम्मान जो है वो अपने आप जागेगा हमारे अंदर। क्योंकि संस्कृत जो है आज सारी मातृभाषाओं के माध्यम से पूर्ण रूप से जीवित है, और ये दोनों परिपूरक हैं। तो कोई भी अगर मराठी को अच्छी तरह से जानती है तो संस्कृत को कभी असम्मान नहीं कर सकते, क्योंकि संस्कृत को वो देख पाती है। उसके अंदर 60 to 70% जो वोकैबुलरीज है, तत्सम तद्भव शब्द जो है, तो वो तो संस्कृत का ही है। बंगला, कन्नड़, तमिल सभी भाषा भाषाओं में जो है तत्सम का मतलब यही है कि जो शब्द संस्कृत में सीधा सीधा जो भाषा में है उसको तत्सम कहते हैं। कुछ शब्दों में जो विकृतियां आई है, जो मूल शब्द में थोड़ा बहुत परिवर्तन है, वो तद्भव शब्द है। दिशज शब्द तो बहुत ही कम है, वैदेशिक शब्द उससे भी कम है। ये 4 प्रकार की शब्दों को लेकर हमारी सारी भाषाएं हैं। तो तत्सम और तद्भव अगर बहुत ज्यादा है, तो संस्कृत आज सारी मातृभाषाओं में, सारी प्रांतीय भाषाओं के माध्यम से आज पूर्ण रूप से जीवित है। क्योंकि हमने अपनी भाषा को भी खो दिया है, अपनी भाषा को भी उतना सम्मान नहीं देती है, संस्कृत के प्रति सम्मान अपने आप खो गया है। इसके साथ ही मैं इस बातचीत को अब समाप्त करूंगा। एक बार फिर मंच में रामा जी को सौंपने से पहले प्रोफेसर संपदानंद मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रामा जी, कुछ प्रश्न आपके पास आए हैं, आप उन्हें पूछना चाहेंगे प्रोफेसर साहब से? जी बहुत बहुत आभार विजय जी। आपके प्रश्नों ने और संपदानंद जी के व्यापक विश्लेषण और उनके उत्तर ने सभी मेरे व्यक्तिगत तौर पे तो मेरे सामने बहुत सारे अध्याय खोले हैं, और जो बातें, जो तथ्य हम शायद कभी पुस्तकें पढ़ कर भी नहीं जान पाते थे, उनके बारे में हमें जानने का मौका मिला। आपने संपदानंद जी, आपने अपने सब उत्तर के माध्यम से, और आपने विजय राणा जी प्रश्नों के माध्यम से हमें बड़े युगों की आपने जो यात्रा करवाई है, उसके लिए मैं व्यक्तिगत तौर पे बहुत बहुत आभारी हूँ आपका। और कुछ प्रश्न हमारे सामने यहाँ आए हैं, मैं उनसे पहले थोड़ा सा एक बात के बारे में बताना चाहूंगा। विजय जी, आपने पाश्चात्य दर्शन की, या जो पाश्चात्य दृष्टिकोण है संस्कृत के प्रति, उसकी बात की थी कि भाई पाश्चात्य जो है व्यक्ति संस्कृत को भौतिक बातों तक सीमित रखता है, आध्यात्मिक बात पे नहीं जा पाता। क्योंकि मैं
दर्शन शास्त्र का छात्र रहा हूँ और मैंने पाश्चात्य दर्शन भी पढ़ा है। जो सबसे बड़ी बात है वो इलियट पाश्चात्य दर्शन और भारतीय दर्शन के फर्क को वो एक दो वाक्यों में कह जाते हैं। टीएस इलियट का कहना है कि पाश्चात्य दार्शनिक, और ये बात पिछली सदी की है, वो ये कहते हैं कि पाश्चात्य दार्शनिक भारतीय दार्शनिकों के सामने प्राथमिक शाला के पाठशाला के छात्र भर रहे हैं। वो समझ अभी पाश्चात्य दर्शन में नहीं है अध्यात्म के प्रति जो भारत के पास सदियों सदियों और सदियों से बनी हुई है। तो ये एक छोटी सी बात बहुत बड़े फर्क को हमारे सामने साफ कर देती है। मैं इसी के साथ चलता हूँ। संपदानंद जी, कुछ प्रश्न आए हैं, सभी के प्रश्न लेना तो बड़ा मुश्किल है। एक बात आई है अश्विनी के गांवकर की, और उन्होंने पूछा है कि संस्कृत जो कि बहुत पुरानी भाषा है, प्राचीन भाषा है, और दूसरी ओर दक्षिणी अमेरिका के जो देश रहे हैं उनमें उस समय माया संस्कृति हुआ करती थी। तो क्या माया संस्कृति और संस्कृत का कहीं कोई हमें संबंध या किन्हीं शब्दों का आदान प्रदान या कुछ ऐसी बात हमें मिलती है क्या? संपदानंद जी, आप बताएं कृपया हमें। जी, इस संबंध तो ऐसे बहुत है। जैसे भाषा की दृष्टि से देखे और उनके जो रीति रिवाज है, जो देवी देवताओं की जो पूजा करते हैं वो, तो इस पर काफी सारे मटेरियल्स भी, बहुत सारे लोग किताब भी लिखे हैं। तो जो समानता है वो तो हम देखने के लिए हमको मिलता है, भाषा की दृष्टि से देखा जाए या उनके रीति रिवाज की दृष्टि से देखा जाए, देवी देवताओं की दृष्टि से देखा जाए। तो ऐसे देवी देवताओं का नाम हो या अध्यात्म से जुड़े कुछ नाम हो, भौतिक विज्ञान से जुड़े, या जो भी आमतौर पर जो बोलचाल है उसके दृष्टि से अगर देखा जाए, भाषा की दृष्टि से समानता तो दिखता है। लेकिन ज्यादातर क्या करते हैं कि हम जो फॉर्म्ड वर्ड है, साउंड सिमिलैरिटी है, उसके आधार पर हम कंपैरिजन करते हैं। देखते हैं कि अच्छा ये ऐसा है, सुनाई देता है जैसे मदर, माता, तो इस प्रकार हम देखते हैं। पर उसमें और थोड़ा गहराई से हम जाए, हम अगर रूट लेवल पे देखें, रूट साउंड्स को देखें, तो खाली मयन संस्कृति नहीं, तो बहुत सारे मयन सभ्यता ही नहीं, मतलब बहुत सारी ऐसी सभ्यताएं होंगी, बहुत सारी ऐसे जो प्राचीन भाषाएं हैं वैश्विक स्तर पर, जिसमें हम वो मूल धातुओं के आधार पर हम वो लिंक को पा सकते हैं। तो जैसे जो बहुत ही पॉपुलर शब्द है, आस्तिक शब्द है, जो आस्तिक मतलब जो एक भगवान में विश्वास करते हैं, वेद में विश्वास करते हैं, डिविनिटी में विश्वास करते हैं। आस्तिक लोग, अपने ऊपर आस्था है, अपने में विश्वास करते हैं। तो मयन में हम देखते हैं कि जैसे आस्तिक ऐसे शब्द है। तो जो मयन सभ्यता है, ये मय शब्द भी तो संस्कृति ही है, मय राजा के साथ उसका भी संबंध है। तो इस प्रकार हम देखें तो बहुत सारे ऐसे शब्द है। जो मैक्सिकन है, उसको कहते हैं कि महानागन, महानागन मैक्सिकन। तो जो मैक्स शब्द है वो महाशब्द के साथ उसका संबंध रहता है। तो इस प्रकार अनेक शब्द ऐसे मिलेंगे जिसको हम संस्कृत के साथ जोड़ सकते हैं। अनेक प्रकार के रीति रिवाज, देवी देवताओं का नाम को भी हम जोड़ सकते हैं। तो संबंध तो है ही। जी जी, अगला प्रश्न है जयदेव हैं अजमेर राजस्थान से, और उन्होंने लिखा है कि कृपया आप हमें ये बताएं कि 10वीं या जो 11वीं के जो बच्चे हैं या 11वीं 12वीं के जो बच्चे हैं, उनके लिए संस्कृत उनके जी, भविष्य एक बार रिपीट करिए और मैं थोड़ा सा दोबारा माइक ये क्लोज होके जयदेव बताएं। अजमेर से हैं, उनका प्रश्न है कि कृपया हमें बताइए कि संस्कृत जो है वो 11वीं और 12वीं क्लास के बच्चों के लिए, यदि वो देखें अपने भविष्य को संस्कृत
विषय को आधार मानते हुए, तो फ्यूचर कैसा है, वो क्या कर सकते हैं संस्कृत विषय को लेकर, ये उनका छोटा तो सा उसपे सवाल। दो प्रकार का उत्तर हो सकता है। तो एक तो है कि लोग ये पूछते हैं कि संस्कृत पढ़कर हम करेंगे क्या। तो आपको अगर अच्छी तरह से संस्कृत का ज्ञान है तो फ्यूचर बहुत ब्राइट है। मैं ये कहता हूँ, मुझे भी लोग ऐसे ही कहते थे, बहुत अंधेरा दिखता था हमारा फ्यूचर जब हम पढ़ते थे, पर हम संस्कृत को अच्छी तरह से हम पढ़े। संस्कृत को अच्छी तरह से कोई पढ़े, समझे, उसकी संरचना को समझे, उसकी प्रायोगिक रूप को समझे, उसके आध्यात्मिक रूप को समझे, तो संस्कृत में से कोई संस्कृत पढ़ के कोई बेरोजगार बैठा नहीं है। मैंने तो नहीं देखा है। कुछ ना कुछ करते हैं, वो अच्छी तरह से जाता है। जो अच्छी तरह से पढ़े वो करेंगे। दूसरा चीज है कि संस्कृत का सीधा संबंध हमारे जीवन पर एक प्रभाव है, हमारे जीवन को एक अच्छी दिशा देती है, हमारी चेतना के विकास में उसका एक बहुत बड़ा योगदान है। हम अगर जीवन को, हम चाहे कुछ भी हो, हम कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, कोई कुछ करता है, कोई स्पेस साइंटिस्ट है, कोई कंप्यूटर साइंटिस्ट है, आप जो बनना चाहते हो वो बनो। अगर संस्कृत को अपने साथ में रखा है तो जो कुछ भी आप करते हो उसमें जैसे सोने पे सुहागा है, तो आपका जीवन, आपका प्रोफेशन जो है वो एक अलग रूप लेगा। अगर कोई कंप्यूटर साइंटिस्ट, आप देखो, कोई कंप्यूटर साइंटिस्ट सिर्फ कंप्यूटर की भाषा का प्रयोग करके कहीं भाषण देता है, और कोई कंप्यूटर साइंटिस्ट दो चार संस्कृत सूत्र या श्लोक का उदाहरण दे देता है तो उसको ज्यादा सम्मान मिलता है। तो संस्कृत का ऐसे मान बहुत है, और उसकी प्रायोगिक जो उसका भविष्य बहुत ही उज्जवल है। जो भी संस्कृत पढ़े, लेकिन संस्कृत को ठीक तरह से पढ़े जी, उसको साइंस के साथ जोड़े, टेक्नोलॉजी के साथ जोड़े, और जो युग धर्म है युग धर्म के साथ जोड़े। जोड़कर हम अगर चलेंगे तो संस्कृत का भविष्य भी उज्जवल है, और संस्कृत के माध्यम से बहुत कुछ हो सकता है। आगे का समय संस्कृत का ही है। जी, टाइम बहुत सर। लिया। जैसे आज योग अपनी स्थिति बना ली पूरे विश्व पर, तो योग के पीछे पीछे संस्कृत और उसके पीछे पीछे आयुर्वेद, ये तीन हमारे मुनि ऋषियों का योगदान है टू द ह्यूमैनिटी, ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन टू द ह्यूमैनिटी। और धीरे धीरे करके यही हमको विश्व गुरु पद पर प्रतिष्ठापित करने में योगदान इन तीनों का बहुत रहेगा। जी, बहुत आभार आपका संपदानंद जी। हालांकि पहले भी विजय जी ने अपनी बात शुरू की थी कि हमारी जो हमें स्वतंत्रता जो पिछली सदी में मिली, वो स्वतंत्रता हमारी संस्कृत को जाने बिना आज भी अधूरी है। और आपने अपने ही शब्दों में कहा कि संस्कृत और स्वतंत्रता ये दोनों पर्यायवाची शब्द हैं, ये एक दूसरे के पर्याय हैं। और मैं भी ये मानता हूँ कि आप चाहे जो भी कुछ भी करें, संस्कृत यदि पढ़ रहे हैं तो वो आपको चेतना की नई ऊंचाइयों पर, आपको खुद को जानने, जीवन को समझने का सबसे अच्छा, सबसे सरल और सबसे नजदीक जो आपके साधन उपलब्ध हैं, वो आपको एक बहुत बड़ा क्षितिज आपके सामने खड़ा कर सकते हैं। एक बहुत बड़े ऊंचे पठार पर आप आ जाते हैं। जीवन की समझ आपकी बहुत बढ़ जाती है। बहुत बहुत आभार आपका। इसी के साथ एक अन्य प्रश्न है, वो प्रश्न है, शायद वो जुड़ी हुई भी हमारे साथ में, डॉक्टर सुनीता श्रीवास्तव। उनके कई प्रश्न हैं, लेकिन मैं एक ही प्रश्न ले पाऊंगा, क्षमा करें सुनीता जी। आपने एक पाणिनि व्याकरण के संबंध में तो शायद आपने जवाब दे दिया। उन्होंने ये लिखा है कि जो संस्कृत की सबसे पुरानी पांडुलिपि कौन सी है और कहाँ उपलब्ध है? देखिए, इससे तो बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स है, इंस्क्रिप्शंस है, जिसको हम उदाहरण दिया जा सकता है। इसे विश्व के सबसे जो प्राचीन पांडुलिपि है, जिसको स्पीजर मैन्युस्क्रिप्ट के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसको जो थे स्कॉलर थे मॉरिस स्पीजर, उन्होंने इस मैन्युस्क्रिप्ट को 1927-28 के बीच उसको स्टडी किया था। और ये सारा इंफॉर्मेशन भी आपको इंटरनेट में मिल जाएगा।
और इसी को मानते हैं, स्पीजर मैन्युस्क्रिप्ट को सबसे पुराना मैन्युस्क्रिप्ट माना जाता है आज तक। तो ऐसे तो बहुत सारे जो मैन्युस्क्रिप्ट सेंटर्स है हमारे पांडुलिपि का जो ग्रंथालय है, उनमें बहुत ऐसे मैन्युस्क्रिप्ट्स पड़े हुए हैं जिनका अध्ययन अध्यापन अगर अच्छी तरह से किया जाता है, उसको उसका उद्धार किया जाता है, इससे भी पुराने मैन्युस्क्रिप्ट्स मिल सकते हैं। पर आज तक इसी को ही मानते हैं स्पीजर मैन्युस्क्रिप्ट को, जो उसमें बुद्धिज्म और हिंदुइज्म के कुछ तत्व है, ऐसे 1000 से करीब जो फॉलिएज है पाम लीफ के रूप में उसको रखा गया है। अगला प्रश्न सुनीता श्रीवास्तव जी का ही है और वो असल में नीदरलैंड से संबंधित है। तो मुझे लगता है ये उन्होंने मुझसे प्रश्न किया है। उनका प्रश्न है कि नीदरलैंड में संस्कृत भाषा को लेकर क्या कार्य हुए हैं और होने वाले हैं। सुनीता जी, एक बहुत बड़े लंबे संवाद को लेकर है आपका ये प्रश्न। मैं संक्षिप्त में यही कहूंगा कि संस्कृत भाषा को लेकर यहाँ बहुत काम हुए हैं और यहाँ तक कि संस्कृत के जो महाकाव्य हैं उनका अनुवाद भी पिछली सदियों में हो चुका है। नाम मैं आपको नहीं बता सकता अभी। और इस समय यहाँ लगभग 52 मंदिर हैं जहाँ पर जितने भी पाणी ग्रहण संस्कार होते हैं, जो भी गृह प्रवेश की बात होती है, बहुत सारे पंडित लोग हैं और बहुत सारे भारत से आए हुए पंडित लोग हैं जो संस्कृत भाषा को आगे बढ़ाने का भार अपने कंधों पे उठाए हुए हैं। और यहाँ पर बहुत काम हो रहा है नीदरलैंड में। हालांकि ये बहुत छोटा देश है, करीब यहाँ 2.5-3 लाख भारतवासी हैं जो सूरीनाम से आए हैं, जिनकी पीढ़ियां 1873 से लेकर 1916 के बीच में भारत से सूरीनाम गई थी। और 30-40 हजार लोग मुझ जैसे हैं जो भारत से सीधे आए। तो काम अभी हो रहा है, लेकिन उस स्केल का नहीं है। लेकिन यहाँ पे वाकई एक संस्कृत पीठ की जरूरत है, जिसकी मैं मिश्रा जी से आगे चल के बात करूंगा व्यक्तिगत तौर पे भी कि ये कैसे संभव हो सकता है। तो ये तो हो गए सवाल। और एक प्रश्न और है मिश्रा जी कि यदि हम शिक्षण संस्थाओं को एक तरफ छोड़ दें संस्कृत भाषा को लेकर, क्योंकि जो संस्कृत भाषा के जो वाहक रहे हैं वो हमारे पंडित लोग रहे हैं, वो हमारी पारिवारिक जीवन से सीधे सीधे हमारे चौके चूल्हे से जुड़े हुए हैं। क्योंकि जितने भी आयोजन होते हैं, पाणी ग्रहण संस्कार हो, फेरे का हो, जन्म का हो, गृह प्रवेश हो, हम पंडितों के पीछे पीछे दौड़ते हैं कि चलो आज उनसे संस्कृत के श्लोक सुनेंगे, मंत्र सुनेंगे। ये भावना हर घर में है, वो चाहे प्रवासी जीवन में देख लो, भारतीय जीवन में देख लो। लेकिन एक जो सबसे बड़ी कमी जो इसमें दिखाई देती है वो ये कि हम उस अवसर तक तो हम पंडित की धोती पकड़ने के लिए, उसके पैर पकड़ने के लिए पीछे पड़े होते हैं कि आके आप हमारे यहाँ मंत्र पाठ कर जाओ। लेकिन जब वो मंत्र पाठ करके चले जाते हैं तो हम उनको, पंडित जी को भूल जाते, मंत्रों को भूल जाते, जो पूजा पाठ का सामान आया था उसको भी झाड़ू से बाहर निकाल देते, संस्कृत को भी बाहर निकाल देते। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे कि ये एक जो पंडितों के हाथ में है, परिवार के हाथ में, उसको कैसे जलाए रखा जाए, उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए? देखिए, अभी तो समय बहुत अनुकूल है और बहुत एक सजगता सब जगह है भारतीय ज्ञान परंपरा को लेकर। भारत सरकार के भी बहुत योगदान है इसमें। जो अभी क्योंकि लोग बहुत दूर हो चुके हैं संस्कृत से, अपनी संस्कृति से, और अपने स्वार्थ के लिए, सुकून के लिए, कभी मतलब जैसे आपने बोला कि विवाह करो तो एक आत्म संतुष्टि मिलती है कि चलो हमारा ये काम एक पवित्रता के भाव के साथ हो गया, बस वो काम के लिए उसका, उसमें भी स्वार्थ भरा हुआ होता है। लेकिन हम वास्तविक रूप में अध्यात्म, संस्कृति और संस्कृत और मौलिकता से हम बहुत दूर हो चुके हैं। तो ये दूरी को कम करने के लिए अभी एक सजगता है, अभी एक अनुकूल समय है। जैसे मैं अपने विश्वविद्यालय की बात करता हूँ तो यहाँ पे विशेष रूप से संस्कृत विभाग नहीं है, लेकिन हमारे जैसे स्कूल्स है, स्कूल ऑफ एजुकेशन है, स्कूल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप है, स्कूल ऑफ क्रिएटिविटी है,
स्कूल ऑफ हेल्थ केयर है, स्कूल ऑफ पब्लिक लीडरशिप है। यहाँ पे जो करिकुलम बनता है, यहाँ पे जो बच्चे आते हैं, चाहे कोई भी सब्जेक्ट वो चुने, चाहे क्रिएटिविटी चुने, एंटरप्रेन्योरशिप चुने, उसमें हम भारतीय ज्ञान परंपरा का एक अंश हम उनको सिखाते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप कहो कि उसमें भारतीय दृष्टिकोण क्या है। तो जब हम भारतीय दृष्टिकोण को समझाते हैं, भारतीय मनोविज्ञान के बारे में बात करते हैं, भारतीय दृष्टिकोण को हम हेल्थ केयर मैनेजमेंट बच्चों के सामने रखते हैं, या पब्लिक लीडरशिप बच्चों के सामने रखते हैं, क्रिएटिविटी बच्चों के सामने रखते हैं, उनको एक अलग दिशा दिखती है। तो धीरे धीरे वो रुचि लेने लगते हैं। तो उसमें से हम वोकैबुलरीज इंट्रोड्यूस करते हैं, भाषा के प्रति एक सजगता पैदा होती है, और धीरे धीरे जब रुचि पैदा होती है, वो स्वाभाविक रूप से खुद जानना चाहते हैं, तब जाके हम उनको संस्कृत के बारे में, संस्कृति के बारे में हम बताते हैं। तो ये एक सहज भाव से आना चाहिए। जोर जबरदस्ती किसी के ऊपर अगर इम्पोज किया जाए तो कोई ग्रहण करने वाला नहीं है। और आजकल बच्चे समझते हैं ये चीज को कि हाँ, ये दृष्टिकोण एक अलग दृष्टिकोण है। आज जो हम पढ़ रहे हैं, जो पाश्चात्य दृष्टिकोण की, जैसे साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट है, सिर्फ वेस्टर्न साइकोलॉजी ही पढ़ाया जाता है, और साइकोलॉजिस्ट के चित्र अगर आप इकट्ठा करने के लिए कोई भी साइकोलॉजिस्ट स्टूडेंट को बोलो, तो वो सारे वेस्टर्न साइकोलॉजिस्ट का चित्र ही इकट्ठा करके आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। उनको ये भी ध्यान नहीं आएगा कि भारत में कोई साइकोलॉजिस्ट है, और हमारे सारे मुनि ऋषि तो साइकोलॉजिस्ट ही थे। साइकोलॉजी एक अलग डिपार्टमेंट नहीं था, यहाँ पे अलग एक विषय नहीं है। मानव जीवन के साथ ये इतनी जुड़ी हुई ये भाषा है, और हमारे सब कुछ पूरा का पूरा जीवन ऐसे निर्वाह होता था। हमारी संस्कृति ही मनोविज्ञान के आधार पर ही, हमारे रीति रिवाज, हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, सब कुछ बिना हम, इसीलिए आत्मानं विद्धि, खुद को जानो, ये था मूल मंत्र। और खुद को जानना ही तो साइकोलॉजी है। तो इस प्रकार हम देखें तो हर एक विषय को जब हम पढ़ाते हैं, वहां पे अगर भारतीय दृष्टिकोण क्या था उसको सही ढंग से हम बता पाएंगे। जो सीमित था, जो लिमिटेशंस फील कर रहे हैं, बहुत सारे साइकोलॉजी स्टूडेंट, मेरे ज्यादातर स्टूडेंट साइकोलॉजी के, जब हम उनको वेद के बारे में, उपनिषदों के बारे में, गीता के बारे में बताते हैं, और गीता के जो टीचिंग्स है, उपनिषदों के टीचिंग्स है, वेद के तो ये वही सवाल करते हैं, हमको ये सब क्यों नहीं बताया गया है? यही तो साइकोलॉजी है, ग्रेटर साइकोलॉजी है। तो इस दृष्टि से हम बच्चों को जोड़ सकते हैं। जी, अब इस आज की आयोजन में मैं आपसे एक अंतिम प्रश्न करूंगा, और वो अंतिम प्रश्न इसलिए क्योंकि संतोष चौबे जी ने 2019 में एक विश्व रंग 2019 से विश्व रंग अंतर्राष्ट्रीय समारोह करते रहे हैं, महोत्सव होता रहा है, और वो भारतीय साहित्य और संस्कृति से जुड़ा होता है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि विश्व रंग, चूंकि उन्होंने मुझे भी यहाँ नेदरलैंड का निदेशक नियुक्त किया हुआ है, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप विश्व रंग के श्रोताओं को, जो कि पूरे विश्व में प्रवासी भारतीय तो है ही हैं, साथ ही साथ पूरे विश्व के व्यक्ति भी हैं, विश्व के नागरिक हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे संस्कृत के बारे में? बस एक ही जो संदेश हम देना चाहेंगे कि मूल से जुड़े, मूल्य से जुड़े। जी, ये दो चीज अगर हम कर सकते हैं तो हम भारत के आत्मा को जानने में, भारत की संस्कृति को जानने में, और भारत के आध्यात्मिक परंपरा को जानने में, भारत के मुनि ऋषियों के जो योगदान है उसको जानने में, और इस ऋषि ऋण को परिशोध करने में हम समर्थ बन पाएंगे। मूल से जुड़े, मूल्य से जुड़े। इट्स नॉट अबाउट गोइंग बैक टू द रूट बट टू बी रूटेड। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी। ये हमारा सौभाग्य रहा आज कि आप हमारे साथ रहे। आपने जो अपना ज्ञान साझा किया है, उससे तो लगता है कि हम अभी एक ही सीढ़ी चढ़े हैं, तो अभी आपकी उंगली छोड़ेंगे नहीं, अभी और ऊपर चढ़ना है।
तो मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। साझा संसार आपका बहुत बहुत आभारी है, और विजय राणा जी के तो हम आभारी सदा ही रहेंगे। साथ ही साथ मैं आभार व्यक्त करूंगा अपने राजेंद्र शर्मा जी का, जिन्होंने तकनीकी भाग देखा, और इसी के साथ बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए मैं मंच इंदु जी को सौंपता हूँ। इंदु जी, आप कृपया अपना धन्यवाद ज्ञापन मंच को दें। जी जी, बहुत अच्छा लगा। विजया जी के क्वेश्चन बहुत अच्छे थे, बहुत सटीक प्रश्न थे, क्योंकि हर आदमी ये जानना चाहता है संस्कृत के बारे में कि है क्या ये चीज। क्योंकि विदेशों में क्या है, हम अपनी संस्कृति से थोड़ा दूर हो रहे हैं, तो हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारी जो भाषा को सीखें। और कहा जाता है ना कि असली मतलब राष्ट्र के प्रति जो है राष्ट्र प्रेमी हो, उसको क्या करना चाहिए, उसको अपनी मातृभाषा के साथ साथ अपनी जो प्राचीन भाषा है उसका भी ज्ञान अति आवश्यक है। वो जानना चाहिए कि संस्कृत है क्या चीज। तो मुझे आज बहुत बहुत चीजें पता चली हैं संपदानंद जी के थ्रू, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे मैं भी संस्कृत ही पढ़ाती हूँ, तो मुझे आपके आइडिया बहुत अच्छे लगे, क्योंकि मैं भी इसी तरीके से पढ़ाने की कोशिश करती हूँ कि बच्चों को याद रहे। तो जैसे उनको हम रूटीन करते हैं, तो हम बच्चों से पूछते हैं कि आप क्या करते हो, बस सीधा ये है आपको 5 क्वेश्चन बनाने हैं, है ना, व्हाट डू यू डू। तो वो जब हिंदी में बोलते हैं तो वो यही कहते हैं कि मैं देखता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं करता हूँ। तो हमने उसको संस्कृत में कर दिया अहम और आमी, तो अहम पठामी, अहम खादामी, अहम वदामी। तो वो धीरे धीरे क्या है, वो जान लेते हैं कि अहम के साथ में मी है, सह के साथ में ती है, कम के साथ में सी है। तो क्या वो इजी वे में उनके दिमाग में बैठ चुका है। और आपने बताया कि कविता के, तो हमने भी यहाँ पे ऐसा बना रखा है कि मम 10 अंगुल्य, जैसे बॉडी पार्ट्स बता रखे हैं, द्वे नेत्रे, 2 कर्णों। तो क्या वो मतलब उस तरीके से सोचते हैं। तो मुझे आपकी जो थ्योरी है बहुत अच्छी लगी, और मैं चाहती हूँ कि मैं आपसे संपर्क करूँ इस बारे में और भी। तो आपकी जो पुस्तक के बारे में मुझे पता चले तो मैं आगे मेरे बच्चों को भी उसी तरह से पढ़ाऊँ। तो मैं आशा करती हूँ कि आपका गाइडेंस मुझे मिलता रहेगा उसके लिए। और राजेंद्र जी का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने पूरी तकनीकी अच्छी तरह से संभाल के रखी है, जिससे हम बाकी जो दर्शकगण है वो देख सक रहे हैं, और हमारी ये जो बातचीत है इसका साझा कर पा रहे हैं। और शशि जी, योगेश जी और शोभा जी, उनका बहुत धन्यवाद कि इतनी तल्लीनता से उन्होंने संस्कृत के बारे में सुना है। और जब से आए, जब से अच्छे से बैठ के बहुत मतलब दिखा रहे हैं, अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम समापन की तरफ है, तो मैं चाहूंगी कि एक शांति मंत्र के साथ में हम हमारे कार्यक्रम का समापन करें। मैं शुरू करती हूँ शांति मंत्र। एक सेकेंड। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। इसी के साथ आशा करते हैं कि रमा जी आगे भी इसी तरह कार्यक्रम करते रहे और हम आपस में मिलते रहें। इसके सबका, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं को भी, मिश्रा जी को प्रणाम, सभी को नमस्ते। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद।